बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बात करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज भी दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जी बात होने जा रही है जल्दबाजी के हवाले से। जल्दबाजी क्या है, क्यों एक इंसान जल्दबाजी में मुब्तला हो रहा है और आज के इंसान की, आज के नौजवान की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ जल्दबाजी ही दिखाई देती है हर तरफ उसके लिए। जब हम देखते हैं कि वो कोई काम शुरू करने वाला है, वो किसी काम को ख़त्म करने के हवाले से कंसर्न है, तो वहाँ पे भी जल्दबाजी का अंसर हमें नज़र आता है। ये जल्दबाजी क्यों हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई है, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा बात होगी कि इसके नुकसानात क्या हैं। अगर जल्दबाजी के फ़वाइद हैं, इसके फ़ायदे हैं, तो डेफ़िनेटली इसको अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ये जल्दबाजी जो है वो नुकसानात का सबब बन रही है, हमें नुकसान में मुब्तला कर रही है, तो फिर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि यही जल्दबाजी जो है वो मामलात में उलझाव का सबब बन रही है, और जब मामलात में उलझाव का सबब बनती है तो फिर कहीं ना कहीं ये जहनी दबाव का, जहनी तनाव का भी हमें जो है वो शिकार कर देती है। हमारे अंदर जो है एक इस्तराब की कैफियत पैदा हो जाती है कि बस जल्दी से ये काम हो जाए, हमने जैसा सोच लिया, हम जैसा करना चाहते हैं वैसा ही ये काम हो जाए। अब इसके पीछे जो जल्दबाजी का अंसर है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम प्रेशराइज हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कितना ज़रूरी है कि हम इस स्ट्रेस को ख़त्म करें, इस एंजाइटी की कैफियत से बाहर निकलें और ख़ुद को सब्र व तहम्मुल के साथ जो है वो सब्र करना सिखाएं, एक पेशेंस डेवलप करें, टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर भी हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ जी आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर उसके हवाले से बात करें तो वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। वक्त की पाबंदी कितना ज़रूरी है कि हम अपने मामलात में जब बेहतरी चाहते हैं, जहाँ जल्दबाजी के नुकसानात हम जो है वो शेयर करेंगे, वहीं ये भी देखेंगे कि हर काम को अपने टाइम पर करना वो कितना ज़रूरी है, उसके लिए हमें कितना विजिलेंट होना है, किस तरह से पंक्चुअलिटी को अपना सकते हैं और पंक्चुअल होने के जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग कौन डेवलप करेगा, कौन हमारे नौजवानों को गाइड करेगा, कौन हमारे बच्चों की तरबियत में ये तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट करेगा कि कैसे वो पंक्चुअल हो सकते हैं। अगर वो हर काम जो है वो अपने टाइम पे करना सीखेंगे तो फिर इसके क्या फ़ायदे वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वक्त की पाबंदी की आदत को अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर हम वक्त की पाबंदी को अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान और कामयाब हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये टेंशन, इससे भी हम खुद को बचा सकते हैं अगर हम हर काम टाइम पर करें। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हम कुछ आदत ऐसी डेवलप कर लेते हैं कि बस ठीक है, अभी टाइम है, हम आखिरी वक्त में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट बहुत हैं, 15 मिनट बहुत हैं। ये जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे अंदर जल्दबाजी को प्रमोट कर रहा है। तो दोनों टॉपिक्स को रिलेट भी करेंगे और जानेंगे नज़्म व ज़ब्त से सही हम ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मुस्बत सोच को अपनाना कितना ज़रूरी है और फिर अपनी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन वे में, एक स्केड्यूल वे में गुजारना कितना ज़रूरी है। टाइम टेबल को मैनेज करना, रूटीन को बैलेंस करना, ये किस तरह से हम सीख सकते हैं, हमारे नौजवान कैसे सीख सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम जी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ पर आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी प्रोफेसर हुमायूं शुजा, माहिर तालीम है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोबिया खतीब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोबिया, खैरियत से हैं? सोबिया के साथ आज की जो तीसरी मेहमान है माहिर कानून हैं सैयदा अजरा, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अजरा आपके भी आने का। प्रोफेसर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये जो आज का हमारा पहला टॉपिक है जल्दबाजी, कितना नुकसान कर रही है ये हमारा और क्यों हम जो है वो जल्दबाजी में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा बन गया? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जल्दबाजी के हवाले से। सबसे पहले तुम्हें वजूहात का जायज़ा लेना चाहिए बजाय इसके नुकसानात, और ऑब्वियसली बाद में डिस्कस होते हैं। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जल्दबाजी इंसानी फितरत का हिस्सा है, इट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर। उसकी ज़िंदगी होती है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक फितरी सी बात है कि हमारे जहन पे उसका एक प्रेशर होता है कि ये काम करना है, और वो जहन हमारा जो कि हमसे आगे दौड़ा होता है
सही। इसलिए हम कोशिश ही करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो काम कर दें। ये एक इंसानी फितरत का पार्ट है। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग में भी ये चीज़ शामिल है कि बेटा होमवर्क कर लो, कल स्कूल जाना है, जाने से पहले होमवर्क कर लो, जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, जल्दी खाना फिनिश कर लो, जल्दी जो सारे कपड़े चेंज कर लो, जल्दी सोना है। तो उस हवाले से जब हम छोटा सा बच्चा जब एक बड़ा होना शुरू होता है ना, तो उसको एक तरह से फीड किया जा रहा होता है कि आपने अपने काम टाइम से निपटाने हैं या जल्दी करने हैं। टाइम से निपटाने को हम बेसिकली जल्दी का लफ्ज़ दे देते हैं। तो ये अपब्रिंगिंग भी जो है ना हमारी, इसमें भी एक पार्ट आ जाता है। सही। तीसरी वजह जो है जल्दबाजी के हवाले से कि ये क्यों होती है, वो ये होती है कि हम उससे अगला काम भी करना चाहते हैं जो शायद हमारे लिए ज़्यादा प्लेयरेबल होता है, एंजॉयबल होता है। मिसाल के तौर पे बच्चा होमवर्क जल्दी कंप्लीट करेगा तो टीवी देख पाएगा, तो उस हवाले से अगेन उसको एक रिवॉर्ड नज़र आ रहा होता है या शायद पनिशमेंट नज़र आ रही होती है। ठीक। कि लेट करोगे तो टीवी नहीं देख पाओगे। तो उस हवाले से ये 3-4 वजूहात होती हैं जो कि जल्दबाजी के कह लीजिए कि एक इसको हमारी सरिश्त के अंदर ना महसूस तरीके से डालना शुरू कर देती हैं कि हमें अपने काम करने हैं। और ये कोई अननेचुरल नहीं है, काम करना है, जल्द भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। अब लेट करने के जो रिपरकशंस हैं वो ऑब्वियसली नुकसानात नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ऐसे लेना चाहिए कि कोई भी जो एक आपका बिहेवियर जो बनता है उसके पीछे रीजंस या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पहले उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके मुताबिक फिर जल्दबाजी को या फिर किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके और फिर इसको देखना चाहिए कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। सही, ये नुकसान का सबब बन रही है। या अगर हमारे बच्चे जल्दबाज हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में ये चीज़ लेकर आ रहे हैं कि वो जल्दी कर लेते हैं, काम फ़ौरन से कर लेते हैं, फौरी रद्द अमल अगर जल्दबाजी के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। सोबिया, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब ये फौरी रद्द अमल, ये जल्दबाजी साइकोलॉजिकली ये कितने नुकसान का सबब बन रही है हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी को मैं क्रेडिट दूंगी कि हमेशा अखलाकियात, वैल्यूज़, इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट किया जाता है जो बेसिकली हमारी पूरी कौम के लिए अभी कोर वैल्यूज़ की मानी रखती हैं और बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को सामने मीडिया के थ्रू स्पेशली इस तरह के पैनल्स में ना डिस्कशन के पैनल पे लाया जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ऑब्वियसली इन चीज़ों को देख के लर्न भी किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइकोलॉजिकल ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो ये इम्पैक्ट ही साइकोलॉजिकल है जल्दबाजी का, क्योंकि सबसे एक जल्दबाजी का एलिमेंट हम इसे कहते हैं ये एक आदत है। कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं से, अपब्रिंगिंग से, बिल्डिंग से, इन्वायरमेंट से, पेरेंटिंग से, स्कूलिंग से, जहाँ से भी लर्न की है उस चीज़ ने इन डेप्थ आपके माइंड के अंदर एक कॉर्नर बना ली है और वो ट्यून्ड होगी आपके बॉडी के पार्ट का, यानी कि आपके माइंड के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर इन बिल्ट वैल्यू इस्टेब्लिश हो चुकी है। सही। अब अगर इसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ का अगर मुद्दा जानना चाहें तो रिसर्चेस क्या कहती हैं, लोगों के अंदर जनरली क्या प्रिवेल करता है, किसी पहले भी प्रोग्राम में शायद डिस्कस किया होगा कि एक आदत को बनने में कहते हैं कि 32 दिन लगते हैं, रिसर्चेस कहती हैं। लगातार एक आदत आपके अंदर इंड्यूस की जाए, यार एक काम लगातार आप करते रहें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो जल्दबाजी का जो एलिमेंट है ये आपको समझ नहीं आता जब आप बचपन में होते हैं, तो जैसे जल्दबाजी का वर्ड जल्दी करने के काम के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन उसने लर्निंग इन्वायरमेंट से भी ये ली कि उसने अगर जल्दी जल्दी काम फिनिश किया तो लेटर ऑन कोई नेक्स्ट किसी काम की एक्शन की तरफ चला जाएगा। रिवॉर्ड भी इसके साथ जुड़ गया, पनिशमेंट भी इसके साथ जुड़ गई, तो बॉडी ने लर्न कर लिया कि पहला टास्क कंप्लीट किसी भी तरह करना है, ठीक, उसकी क्वालिटी नहीं देखनी। अब यहाँ पे जो मिसिंग एलिमेंट कर देते ना हम अपने, बहुत से ऑब्वियसली बात उस टाइम पे डिस्कस नहीं करते, अंडर द कवर चली जाती है चीज़, लेटर ऑन मंथ के एंड पे या ईयर के एंड पे जाके डिस्कशन होती है, ये मार्क्स इस वजह से आए कि तुमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा था, मतलब देयर आर नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस इन इट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि हम ऑन टाइम रेजोल्यूशन उसका नहीं बता रहे होते हैं, और वो नफ्सियाती तौर पर अगर हम देखें, अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसमें देखें तो आप देखें कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे सर ने भी जिक्र किया कि इंस्टिंक्ट है ये कि वो चाहता है कि उसे रिवॉर्ड मिले। सही। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है रिवॉर्ड हासिल करने के लिए जो वैल्यूज़ सेटअप हुई हैं, क्या उसका बेहतरी या उसके अंदर कोई ऐसा उज़र तो नहीं है जो कि नुकसान का बायस बनता है। नुकसान हाईलाइट स्टार्टिंग में नहीं होता, लेकिन लेटर हम जब देखते हैं पर्सनालिटी के अंदर, बच्चे के अंदर बिल्ट हो चुका होता है तो वो हर काम को क्विक, और स्पेशली आप देखें ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ग्लोबली हम टेक्नो पे एक क्लिक पे क्लिक चलने वाले लोग हैं, तो हमें एक क्लिक पे चीज़ें जब रिसीव होना शुरू होगी तो वो मेंटली और हर एक बॉडी के पार्ट में, जैसे कहा जाता है यहाँ 3000 टू अबव सेंसर है एक क्लिक पे,
बॉडी के अंदर आपको जाए जा रहे हैं, एक सेंसर आपको क्लिक में दिए जा रहा है, तो आपके अंदर पूरी बॉडी इस तरह तैयार है कि आपको जल्दी हर काम चाहिए एक क्लिक पे। लेकिन उसकी पॉजिटिविटी और उसकी अफादियत को ना समझते हुए हम बहुत से हर काम को उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, जैसे होता है अर्जेंट और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे ना हम कहते हैं कुछ अर्जेंसी, जल्दबाजी में हम ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हम दोनों चीज़ों को अर्जेंट लेवल पे लेके आते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट करते हैं और कहते हैं जो भी होगा मैंने अचीव करना है, चाहे उसमें मेरी टांग टूट जाए, उसमें मेरा अपना नुकसान हो, किसी का नुकसान हो। तो ये एलिमेंट आप देखेंगे सोसाइटल लेवल पे जल्दबाजी की वजह से। आप देखें सिंपल सी एक एग्जांपल अगर हम रोड पे लेते हैं तो लोग ये नहीं होता कि उन्हें टाइम का वो ज्यादा, उन्हें सिर्फ ये होता है कि जल्द मैंने आगे पहुंचना है। जल्दबाजी का जो एलिमेंट हम देखें किसी भी एलिमेंट पे, चाहे मुझे कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं रोड पे, अब वो उसकी लड़ाई हो जाएगी तो जल्दबाजी में बाहर निकलेगा, निकल के जाके पहले पंच करेगा। ऐसे ही है, तो इससे फौरन से रद्द-ए-अमल देगा। जल्दबाजी के साथ साथ जो ये हमारा फौरन से और क्विक रिएक्शंस हैं, ये किस तरह से हमारे लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं, हमारे जहनी तनाव का सबब बन रहे हैं, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। अज़रा की जानिब बढ़ना चाहूँगी। अज़रा, क्या कहेंगी आज का जो हमारा टॉपिक है फौरी रद्द-ए-अमल और जल्दबाजी, ये किस तरह से मामलात में उलझाव का सबब बन रहा है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा टॉपिक जो है उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। असल में फ़ौरी रद्द-ए-अमल या जो जल्दबाजी का अंसर हमारे जो माशरा है वो दौरे हाज़िर में जितना इतना पहले कभी था नहीं। तो इसकी एक बेसिक वजह ये है कि अभी मल्टीपल टास्क जो है हम लेके चल रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमने हर चीज़ करनी है और ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि हमने उस सारे को हमने कैटर करना है किसी ना किसी तरह से। तो फिर उससे नतीजा, और इसकी एक और एलिमेंट ये है कि हम लोग बहुत सुस्त हो गए हैं। सुस्तुल वजूद या काहिली जो है वो भी जल्दबाजी को ही जन्म देती है। जब एक इंसान अपने काम जो है वो जमा करता है और उसको ये होता है कि मैं तो कर लूँगा, फ़ौरन कर लूँगा, सही, तो वो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से क्या करना। हाँ, अभी से क्या करना। तो जब आप अंबार लगा लेते हैं बहुत सारे कामों का और फिर आपको होता है कि टाइम शॉर्ट है, तो अब मैंने क्या करना है, अब उसने जल्दी जल्दी हर काम करना है। और कहते हैं जल्दी का काम वैसे भी शैतान का काम होता है, हमेशा से ये कहा जाता है। तो जो इससे पिछले अखबार थे उसमें चूँकि इतने मल्टीपल टास्क थे नहीं हमारे पास, अभी हमारी जो है पूरी दुनिया एक क्लिक के ऊपर हमारे हाथ में है। तो हमें ये पता है कि हम कुछ भी यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया से हम अपना और सबसे ज़्यादा जो हमारा जो ये रिस्पॉन्स क्विक या जो मल्टीपल टास्क हैं वो, या कहना चाहिए वो एक मोबाइल या ये जो एक टेक्नोलॉजी है वो भी इस चीज़ को की एक मरहून मिन्नत है इस चीज़ की, कि उसकी वजह से, क्योंकि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। फेसबुक देख लें आप, जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, तो आप अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपने करनी होती हैं उसके लिए आपके पास टाइम बहुत थोड़ा रहता है। आपने ऑफिस जाना है, आपने स्कूल जाना है, आपने, तो आप पहले अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो फिर आप जल्दी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं, आप जाते हैं, ठोकते हैं। उसका नुकसान क्या होता है आप इसे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जल्दबाजी और जो है वो हम फौरी रद्द-ए-अमल, इसके नुकसानात डिस्कस करें आज। जल्दबाजी में क्यों हमारी यूथ मुब्तला है, क्यों हम जो है हर काम जल्दी में करना चाहते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, उसको डिस्कस करें। अगर कहीं पे अर्जेंसी है, हमें कोई काम अर्जेंट करना है, इमरजेंसी बेसिस पे करना है, तो डेफिनेटली जल्दबाजी को ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो हमारा शेवा बनता चला जा रहा है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि डिस्कशन हुई थी ब्रेक पे जाने से कबल, और फिर जब हम ये देखते हैं कि 11th आवर पे पहुंच गए हम, फिर हम क्विकली काम परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं और हम चाहते हैं कि बस हम जल्दी से कर लेंगे, 5 मिनट भी बहुत है हमारे लिए प्रिपरेशन करने के लिए और हम तो पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने पहुंचना है। लेट भी हो गए तो कोई ना कोई बहाना कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल हमारी आदत डेवलप कर रही हैं। इन आदत को चेंज करना कितना ज़रूरी है, इस पर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अज़रा से। अज़रा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को ही मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ें। थैंक यू जी। मैं ये कहती कि फिर जैसे ही हम एक लेट हम सो के लेट उठते हैं, फिर हमने स्टेटस अपलोड करना होता है, उसके बाद हमने
गाड़ी निकाली, अब हमने देखा तो 5 मिनट्स रह गए हैं, हमने पहुंचना है फ़ौरन जॉब पे या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पहुंचना है। हमने जल्दी जल्दी गाड़ी निकाली और पहले तो हो सकता है हमने अपने गेट से ही उसको मारा होगा कुछ करते, और आधा काम, और उसकी एक जो नुकसान हो जाता है वो ये होता है कि आप जो है मतलब दोबारा उस चीज़ को करते हैं, आप आधी अधूरी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप जल्दी जल्दी में स्किप कर जाते हैं कि हो सकता है आपने अपना वॉलेट अंदर छोड़ आए हो, आप गैराज में आएंगे, आप वापस भागेंगे, दोबारा जाएंगे, तो आपका डबल टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इसका हल ये है कि आप टाइम पे हर चीज़ को अगर मैनेज करें तो इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती। सही, जल्दबाजी में क्यों हमारी यूथ मुब्तला होती चली जा रही है, क्यों जो है हम देखते हैं कि यंग जनरेशन बहुत जल्दबाज है और वो हर चीज़ जल्दी हासिल करना चाहते हैं। हमारी साहब, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं? हम ये देखते हैं कि ओवरनाइट बिलियनियर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, फेलियर का सामना करना पड़ेगा, फिर उठेंगे, फिर जाके शायद कामयाबी हासिल कर सकें, या फिर जो है हमें दोबारा से एफर्ट करनी है। हमारा नौजवान तो बस ये चाहता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द लास्ट अटैम्प्ट, मैं कामयाब हो जाऊँ। इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं? देखें, ये दुनिया चूँकि बहुत कंपैरेटिव होती जा रही है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमें इतने कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा था जॉब के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो उनको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि दे हैव टू स्ट्राइव, दे हैव टू गो अहेड। दूसरी बात यह है कि इस पर सोशल प्रेशर्स भी आते हैं कि वालिदैन की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ के अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। वो हमसे उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट कहते हैं अपने पाँव पे तो खड़े हो जाओ। इसके अलावा मज़ीद वजूहात में ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन बेस बढ़ गई है बच्चे की। सही, हमारे ज़माने में सिर्फ एक टीवी हुआ करता था और एक ही चैनल हुआ करता था, लेकिन आप आजकल के बच्चे को जैसे बात हो रही थी कि उसकी तो फिंगर टिप्स पे आपके दुनिया है। तो वो फैक्टर भी जो इन्फॉर्मेशन बेस बढ़ने की वजह से कि दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है और हमें भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। जब हम कोट करते हैं, लेट्स सपोज बिल गेट्स की एग्जांपल दे देते हैं, किसी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल देते हैं कि इनके एसेट्स जो हैं वो पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं, तो वो एक फैंटेसी में आ जाता है। वो कहता है देखें, बुरी बात भी नहीं एक तरह से, लेकिन फिर भी वो फैंटेसाइज करता है कि व्हाई कांट आई बिकम एज रिच एज ही कैन। अगर ही वाज नथिंग इन सर्टेन ईयर्स बैक और अब वो इतना कुछ बन चुका हुआ है तो मैं भी बन सकता हूँ। तो ये इंस्पिरेशन भी ले रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें एकेडमिया का रोल भी आता है कि एकेडमिया जो है वो भी हमें, जो स्टूडेंट्स को होती है, यूथ को, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच कर रही होती है, कंपैटिटिव बना रही होती है, उनसे कह रही होती है कि आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखते हैं, वो भी उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो ये इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं और इवेंचुअली जो नटशेल होता है वो ये होता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ये काम कर ले। तो ये वजूहात हैं जो कि इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। सही। कि अच्छा, शायद हम जो है वो बच्चे के ऊपर ये कंडीशन भी इम्पोज कर रहे होते हैं, जल्दी से डिग्री हासिल करो, फौरन से नौकरी करो और कमाना शुरू कर दो और फिर हमें पे बैक करो जो हमने तुम पे इन्वेस्ट किया। शायद कहीं ना कहीं ये सोच भी उसको तंग कर रही होती है। देखें, जो आखिरी वर्ड है ना, ये वालिदैन कहते नहीं है, लेकिन दे एक्चुअली या एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मेरा जहाँ तक अपना जो एक्सपीरियंस कह लीजिए वो ये है कि बच्चों की शादियाँ भी उनके वालिदैन ही करवा रहे होते हैं। तो जॉब कैरियर शुरू करने के बाद 2-4 साल के बाद, जब तक कि वो मेल या फीमेल अपनी उस एज पे नहीं पहुंचता कि उसकी शादी हो जाए, तो वो अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सकता अपनी शादी को। तो वालिदैन की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक होती है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाए और अपना और अपनी अहलिया का, बीवी का जो है उसका लोड आप ले सको। अच्छा, वो ये अपनी जगह पे एक हकीकत है कि वो उस तरह से कह नहीं रहे होते, लेकिन यकीनन चूंकि बूढ़े हो चुके वो होते हैं, उस वक्त तक आते आते रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो कोई अननेचुरल बात नहीं है कि बेटा जहाँ तक हमारी पसली थी, जहाँ तक हमारा जोरे बाजू था, हमने आपको सपोर्ट किया, एजुकेशन पूरी करवाई, शादी करवा दी, अब हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये है कि घर के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें शेयर करना आपका एक, अगेन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये कहा नहीं, और आई फैमिली बिलीव कि कोई भी माँ बाप नहीं कहते इस तरीके से कि हम आप पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। मतलब वो माँ बाप की एक कह लीजिए, शायद दुनिया का साइकिल ही ऐसा है कि एक आता है, फिर एक जाता है, फिर दूसरे ने उसकी पोजीशन लेनी होती है। तो डेफिनेटली प्रिपेयर तो करना ही है। प्रिपेयर करते हैं, जो साथ जाते हैं, लेके शादियों पे लेके जा रहे होते हैं, या लेट्स सपोज कोई गमी का कोई मौका होता है, तो वो यही कह रहे होते हैं कि बेटा हमारे बाद आप नहीं करना है, ये अगर घर है तो इसको आपने संभालना है। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी हुई होती है। जो ही वो एडप्ट करना चाहूँगी एक्सक्यूज में कि जैसे ना कहीं जो हमारा तालीम का जो मयार है, या ये जो सारी जो एक्सपेंडिचर्स जो तालीम के ऊपर हैं, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, वो भी इसमें जो है वो काउंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तरबियत के साथ साथ बिल्कुल करते हैं जी। एजुकेशन जो है बहुत महंगी हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये बर्डन आ जाता है। डेफिनेटली आता है जी, कंटिन्यू कीजिए। तो उस हवाले से ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसको हम देखते हैं कि एक यूथ जो है ख़ास तौर पे उसको जब वो फील कर रहे होते हैं
और चूंकि एस्केप वे नहीं होता, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे ही। तो इवेंचुअली उनको ऑप्ट ही करना होता है कि ये चीज़ें हैं कि मुझे तालीम कंप्लीट करनी है, तालीम कंप्लीट करके मुझे जॉब ढूंढनी है। सही। अच्छा, आप जॉब में फिर अगेन उन पे वो एक कंपैरेटिव रिलेवेंसी ये भी होती है कि मेरा फलां क्लास फेलो फलां कंपनी में फलां जगह पहुंच गया, मुझे भी वहाँ पे जाना है, मुझे भी कम्पीट करना है, मेरा कज़न तो बहुत आगे चला गया। अब ये फैक्टर भी इंटरनली उसको इग्नाइट कर रहा होता है। सही। ठीक है, हम जब जॉब हमने भी स्टार्ट की तो बताया गया कि प्रोफेशनल जेलसी एक अच्छी चीज़ है। सही। अगर आप किसी से प्रोफेशनली जेलस होते हैं कि वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, तो इसमें कोई बुरा है। पर्सनल जेलसी इज बैड, प्रोफेशनल जेलसी तो इंकरेज की जाती है। बिल्कुल। तो ये जो कैरियर के साथ साथ जब आप अपने एज फेलोज के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं कि उनकी वर्थ क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, तो ये चीज़ आपको मजीद भी आगे बढ़ने पे मजबूर करती है। सही, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी है वो जहनी तनाव का भी शिकार कर देती है एक इंसान को। साइकोलॉजिकली अगेन आपसे बात करना चाहूँगी, साइकोलॉजिकल रीजंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्यों एक इंसान जल्दबाजी में मुब्तला हो जाता है और वो चाहता है कि बस जो उसने सोच लिया फ़ौरन से उसे मिल जाए, उसे मेहनत ना करनी पड़े, उसे दोबारा से जो है रीअटेम्प्ट की तरफ ना जाना पड़े। ये नौजवानों के हवाले से अगर हम देखें तो सोबिया बहुत दफ़ा नज़र आता है रीअटेम्प्ट का कल्चर ही नहीं है। एक दफ़ा फेल हो गए, बस अपने हवास पे जो है उसको हावी कर लिया कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो दोबारा किसी ने सिखाया ही नहीं। कहीं ना कहीं ये भी जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। अच्छा हुमा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, क्योंकि देखें इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी कोर वैल्यू में सब्र और शुक्र जो हमेशा लफ्ज़ बोला जाता है हमारी इस्लामी तालीमात के अंदर, ये एक होल कुरान हमें पूरी साइकोलॉजी ऑफ पेशेंस सिखा रहा होता है। सही। लेकिन हमारा अलमिया कहें या ऐसा एक इस रास्ते की तरफ आ चुके हैं कि हमने वो दामन छोड़ दिया है बिल्कुल। और वो दामन जब हमने छोड़ा तो हमारी तो यूथ जो नौजवान हमसे सीख रही है तो वो ऑटोमेटिकली बेसब्री पैदा हो चुकी है। बिल्कुल। उनके अंदर वो जो मादा है ना पेशेंस का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी देखें हमारे यहाँ 50 बिलियन टू अबव डिप्रेशन रेट जा चुका है, एंजाइटी जा चुकी है। हर दूसरे दिन अनाउंसमेंट हो रही होती है या आपके सामने न्यूज़ कास्टिंग में आ रहा होता है कि फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ ने अपनी बीवी को मार दिया। तो ये सारे के सारे जो उज़र हमारे सामने आ रहे होते हैं, ये साइकोलॉजिकली सिक बना चुके हैं एक सोसाइटी को। डेफिनेटली। और वो इसलिए बना चुके हैं कि हम अपनी कोर वैल्यूज़ भूल चुके हैं। सब्र और तहम्मुल का जो पूरा का पूरा पैमाना हमें थामने का कहा गया है इस्लाम के अंदर, हमारी अखलाकियात के अंदर, हमारी स्पेशली जो हमारा हम देखते हैं अपना जो कोर वैल्यूज जिसे कहते हैं ना कि हम जब अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, जब उनको रिवाइज नहीं किया जाता। सही। बड़े बड़े जो हमारे उलमा गुज़रे जिन्होंने हमें तालीमात दी हैं, उनके सबक को भूल के हम टेक्नोलॉजी, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हम इनको नहीं कहते, लेकिन जो इंसान की तालीमात है ना और जो असल सबक है उसकी अखलाकियात का, वो जब हमारे पूरे के पूरे सबक के स्केड्यूल में से ख़त्म होता जाता है तो वो साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाता है। वो आप अभी देखें, अभी इमरान खान साहब अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं, लेकिन एक एंजाइटी पूरे माशरे के अंदर आ चुकी है। ऑब्वियसली हम फील कर रहे हैं, मैं कोई किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से ताल्लुक़ नहीं है, बीइंग अ पर्सन एंड बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जब मैं चीज़ों का तज्जिया ले रही होती हूँ तो जल्दबाजी का अमल सारी तरफ हम देख रहे हैं। हम क्यों बार बार कॉशंस दिए जा रहे हैं, लोगों को समझाए जा रहे हैं मास्क पहने, ये करें। इवन हम भी अभी डिस्टेंस पे चलो बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी यूथ कोरोना के अंदर भी आप देखिए कितना ज़्यादा, मैं एक्चुअली टच कर रही हूँ, करंटली चीज़ें चल रही हैं, हमें बार बार इनके अंदर इंड्यूस करना पड़ा, लेकिन हम इतने जल्दबाजी, हम चाह रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर हमारा कारोबार सब चीज़ें चलती रहें, और वो तनाव, वो स्ट्राइक्स, वो रोडों पे निकल आना, वो प्रेशर बना रहा है। सही। ये सिर्फ लोकल लेवल पे ये प्रेशर नहीं बनता, आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पे ये हमारे लिए भी नुकसान। अच्छा सोबिया, आपने बड़े अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं चाह रही हूँ कि अगर इसको हम अपने दूसरे टॉपिक के साथ भी रिलेट करें कि फौरी रद्द अमल भी हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज है, हम उसको देख रहे हैं, एक जाविये से देख रहे हैं, दूसरे से देख रहे हैं, ये नहीं देखते, हम फौरन एनालिसिस दे देते हैं कि नहीं ये हुआ होगा तो इसलिए इसका नतीजा ये आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम परसीव कर लेते हैं फ़ौरन से और फिर उसको बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। बड़ा खूबसूरत साइकोलॉजी में ये सिंपल लाइफ में भी जनरली डिस्कस किया जाता है, जजमेंटल, जो हम एकदम से सतह को देखते हुए सामने जो चीज़ नजर आई उसकी जजमेंट ली, उस पर रिस्पॉन्स किया, बैकग्राउंड में हम नहीं जा रहे होते। सही। आप ये घरों के मामलात में भी देखें कि छोटी सी बात से एक बतंगड़ बन के तलाकों तक चले जाना, ये हमारे यहाँ आम हो चुका है। ऐसे ही बैक एंड पे अगर मुद्दे को अगर कहते हैं ना तय तक जाया जाएगा तो पता चलेगा कि सिर्फ ग्लास टूटने पे लड़ाई शुरू हुई थी। ऐसे ही तो ऑन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एग्जैक्टली, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा
तो मैं पहली बात को ही इसके साथ कनेक्ट करूँगी कि ये जो रद्द अमल का है, ये हमारे अंदर जो सब्र का पैमाना नहीं है, हमारे अंदर वो जो एक पूरी की पूरी कह लें कि प्रैक्टिसेस नहीं करते हम अपने लेवल पे, कहें कि हमने छोड़ दिया, हम एक क्लिक के साथ कनेक्ट हो गए, हम तवक्कल जो होता है ना उससे बहुत दूर हो चुके हैं। सही। कहा जाता है कि जो बेसिकली हम कहते हैं बर्दाश्त करना तो आपका ज़मीन के मामलात के साथ है। सब्र का जो ताल्लुक़ खुदा ताला के ज़मीनी नहीं, ये टोटली खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ का होता है। बहुत से माएँ आप देखेंगे और इवन बहुत सब्र किया मैंने ज़िंदगी में, अब नहीं। ये वाली जो लाइन बच्चे पिक करते हैं, ये टोटली उनके अंदर एक थ्रेशोल्ड पैदा करते हैं कि चैलेंजिंग बनना है, मैंने सब चीज़ों को पीछे करना है और बस मैंने टॉप करना है। सही। और बच्चे के अंदर क्या पैदा हुआ, नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा आया मुस्बत सोच के बजाय। बिल्कुल तो ये जो पहली दरसगाह माँ को कहा गया है, तो ये एलिमेंट माँ बाप से ही, पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होते हैं। सही। फिर स्कूल लेवल पे भी आप देखें वो बात की बात आती है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 5-6 साल हम हमेशा कहते हैं हर अपब्रिंगिंग के लिए, यूथ के अंदर वो वहीं से वो जो टोटली बीज बोए होते हैं ना हमने, तो वो जाके वो ऐसे फल देते हैं, ऐसे ही लेटर ऑन नुकसानात की सूरत। बिल्कुल। शुरू में तो हमें अच्छा लग रहा था कि हमारा बच्चा बड़ा जो है रिस्पॉन्सिव है और फ़ौरन से वो रिएक्शन भी शो करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद से उसकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिविटी प्रमोट कर देते हैं। इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है सोबिया से ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले अज़रा साहिबा आपसे बात करना चाहूँगी। ये जो हम मामलात में उलझाव देखते हैं, यकीनन अगर आपकी फील्ड की बात की जाए, आपके प्रोफेशन की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो कि इंसान को नुकसान में ले जाते हैं और फिर उनके पीछे यही होता है कि फ़ौरन से आधी अधूरी बात पे ही उन्होंने रिएक्शन दे दिया, इसलिए किसी जुर्म का इर्तिकाब भी कर लिया, इसलिए जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई और बात जो है वो यहाँ तक आ पहुँची कि सेपरेशन की तरफ चले गए। बहुत सारे फैमिली मैटर्स को भी देखा जाए तो उनमें भी जल्दबाजी और जो है हम देखते हैं फौरी रद्द अमल ही नुकसान होता है। जी, इसमें यह है कि हम लोग ना तकदीर के ऊपर हमारा एतकाद थोड़ा कम हो गया। हम तकदीर को, मुकद्दर को हम लोग अब कुछ समझते नहीं हैं। हम समझते हैं हम अपनी तकदीर ख़ुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हम बीइंग मुस्लिम अगर हमें देखा जाए तो जो हमारी तालीमात हैं उसमें यह है कि हमारा मुकद्दर लिख दिया गया, हम उसे बदल सकते हैं लेकिन दुआ से, अपनी तेज़ी से नहीं। और चाहे हम एक अल्लाह ताला ने हमारे एक दायरा रखा हुआ है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। सही। और इसी बिलीफ के ऊपर हम इससे बहुत दूरी हमने इख्तियार कर लिया। यही वजह है कि हम रिस्पॉन्सेस देते हैं, हम कहते हैं जैसे कि इन्होंने भी कहा कि हम कहते हैं जी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैंने बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन आपको नहीं पता कि आपको अल्लाह ताला ने कितना बर्दाश्त करवाना है। तो बर्दाश्त भी अल्लाह ताला इंसान के बर्दाश्त से ज़्यादा उसको कोई जो उसको कहना चाहिए कोई इम्तहान उसका नहीं लेता। तो जहाँ तक वो बर्दाश्त उसकी होती है, लेकिन हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमने पता नहीं बहुत, हालांकि आजकल तो जो ज़िंदगियाँ भी बहुत थोड़ी हो गई हैं, अब तो इतनी बर्दाश्त कहाँ, 2 दिन बर्दाश्त। जैसे ही बहू आती है घर में तो वो 4 दिन भी अभी सास ससुर की उसने बात नहीं सुनी होती और वो कहती है कि मुझे अलग घर लेना है। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो कानूनी मामलात हो जाते हैं, तलाक तक पहुंच जाती है, तो उसमें भी बेसब्री और बेइतबारी कहना चाहिए या अपने मुकद्दर के ऊपर जो है वो उनका बिलीफ इतना कम होता है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने कहा जी मैंने तो अलग रहना है, जी मैंने तो यहाँ नहीं रहना। तो उसकी वजह से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो इतनी क्रिएट हो जाती हैं और फिर नतीजतन जो है वो अलहदगी तक, तलाक़ों तक बात पहुँच जाती है। तो इसके लिए हमें कितना जो है वो ज़रूरी है कि हम तरबियत करें अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, और उनको गाइड करें कि उन्होंने जो है मामलात को सुलझाव की तरफ लेके जाना है, ना कि उलझाव की तरफ और मज़ीद तनाव को जनरेट करना है। मज़ीद भी अपने तीनों गेस्ट से जो है वो डिस्कशन करेंगे और जानेंगे सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हैं, कैसे फौरी रद्द अमल को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे हम जो है जल्दबाजी को कंट्रोल कर सकते हैं, सब्र व तहम्मुल का दर्स दे सकते हैं, तहम्मुल मिजाजी को अपना सकते हैं। कितना ज़रूरी है ये सब करना, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है फौरी रद्द अमल के हवाले से और जल्दबाजी के हवाले से। क्यों हमारी यूथ जल्दबाजी में मुब्तला है, क्यों
हम ये कंडीशन इम्पोज करते हैं कि जल्दी करो, कामयाब हो जाओगे, जल्दबाजी को अपनाओ ताकि तुम सक्सेसफुल पर्सनालिटी के तौर पर दुनिया में जाने जाओ, पहचाने जाओ। कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि हम खुद से कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं, खुद से जो है वो बच्चों की तरबियत में कुछ क्वालिटीज़ इनकलकेट कर देते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से तो वो ठीक होती हैं, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत मुतासिर हो रही होती है, उनका अपना जो जहनी सलाहियतें हैं वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही होती हैं कि मुझे तो ये कहा गया है, मुझे ये करना है। अगर मेरे जहन में कोई और ख्याल आ रहा है, मैं किसी और जानिब देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो अलाउ ही नहीं, क्योंकि मुझे एक ख़ास डायरेक्शन दी गई है और लिमिटेड डायरेक्शन है कि बस मैंने इसको अचीव करना है और फिर मैंने कामयाब हो जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ जो हम तरबियत के पहलू से अगर देखें तो यकीनन हमें शायद बहुत लिमिटेड स्कोप दिया जाता है, ये कर लो कामयाब हो जाओगे, फ़लाँ को कम्पीट कर लो सक्सेसफुल हो जाओगे, यहाँ पे हो गए तो फिर एग्जिस्ट करोगे, वरना तुम्हारा तो सोसाइटी में कोई मकाम ही नहीं, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक बच्चा जिसका माइंड बहुत क्रिएटिव है, वो किसी नए अंदाज से सोचना, किसी नए अंदाज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हमने तो उसको एक ख़ास डायरेक्शन दी कि फ़ौरन से यहाँ तक पहुँच जाओ, ये मकाम हासिल कर लो तो तुम सक्सेसफुल हो। हमने तो उसे कहा ही नहीं कि अपने जहन से सोचो, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर सामने आओ, तुम कैसा करना चाहते हो, तुम कैसा सोचते हो। अगर उसमें 2 से 3 दफ़ा का टाइम लग जाता है या 4 से 5 साल लग जाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसा नहीं करते। देखिए, इसमें 2 वजूहात हैं। पहला जो फैक्टर है कि पेरेंट्स ख़ास तौर पे ऐसा क्यों करते हैं, वो गुड फेथ में करते हैं। यकीनन तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर फ्यूचर मिले, और यकीनन फ्यूचर का ताल्लुक बेहतर एजुकेशन से भी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, या आप स्किल की साइड पे जा सकते हैं, हुनर हासिल कर लें, या आप एजुकेशन हासिल कर लें। तो एक गुड फेथ में अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा मेहनत कर लो, अच्छा पढ़ लो, तालीम हासिल कर लो, ऐसा प्रोफेशन इख्तियार कर लो जिसका अगले 5 साल या 7 साल में एक प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर है, तो ये गुड फेथ में कह रहे होते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट, डार्क साइड है, वो ये है कि पेरेंट्स का भी कितना एक्सपोजर है। अब एक लेट्स सपोज फादर है, वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में इतना मालूम नहीं है। ठीक है, उसको नहीं पता कि लॉ का प्रोफेशन क्या है, बिजनेस क्या होता है, आर्मी में जाने के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, उसका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है। तो वो देखता है अपने हिसाब से, ऑब्वियसली फिर वो ब्रेड एंड बटर में बिजी होता है। माँ जो होती है वो घरदारी में बिजी होती है यूजली जो होता है, या बोथ अगर वर्किंग पेरेंट है तो अगेन 2 कंपैरिजन्स आ जाएंगे कि एक डॉक्टर है, दूसरी जो है लेट्स सपोज टीचर है। तो उसमें उनका अपना एक्सपोजर लिमिटेड होने का नुकसान बच्चे को ये होता है कि उसको एक काउंसलिंग नहीं मिल रही होती, कैरियर गाइडेंस नहीं मिल रही होती। अच्छा, स्कूल की जहाँ तक बात करते हैं तो स्कूल में भी तो टीचर के पास कितना एक्सपोजर है, टीचर का टीचिंग का एक्सपोजर है कि उसने आना है, आके पढ़ा के चले जाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है, और उसके साथ साथ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस दे देनी है। तो होता ये है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस कह लीजिए, साथ में जाती भी और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन भी है, वो ये कि करते करते बच्चा मैट्रिक तक पहुंच जाता है और उसका एक एप्टीट्यूड डिफाइन नहीं हुआ होता, उसको एक काउंसलिंग नहीं मिली हुई होती कि मैं आगे जगह क्या करना है। तो फिर उसके बाद एक जो है ना रन ऑफ द मिल भेड़ चाल स्टार्ट हो जाती है कि जी मैंने लेट्स सपोज इंजीनियरिंग में जाना है, या मैंने मेडिकल में जाना है, या मैंने आईसीएस में जाना है। वो अपने आप को ना एक वक्त के धारे पे छोड़ देता है। तो उसमें वो जो एक फैक्टर आपने क्रिएटिविटी की बात की ना, वो समहाउ हम अप्रिशिएट जरूर करते हैं। बच्चा जब भी कोई नई चीज़ सीखता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, लेकिन उसकी एक डेस्टिनेशन देना, उसको डिफाइन करना, उसको टारगेट ओरिएंटेड करना, यहाँ पे कुछ गैप्स रह जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। इन गैप्स को फिलअप कौन करेगा, कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, कौन ये देखेगा मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है तो मैं उसको ये डायरेक्शन दे दूँ। देखें, इसमें यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी ज़ाती राय में जो है वो स्कूल की होती है। वजह उसकी होती है कि नो डाउट कि बच्चा 18 घंटे घर में गुजारता है और 6 घंटे स्कूल में गुजारता है, लेकिन जो वो वहाँ से तरबियत ले रहा होता है, जो सोशलाइजेशन कर रहा होता है क्लास फेलोज के साथ, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि घर की जो एक कह लीजिए कि जो एक बेसिकली तालीम और तरबियत, बिल्कुल दोनों कि घर की जो तरबियत होती है वो उसकी मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर रही होती है, उसको अच्छा बुरा सिखा रही होती है, लेकिन जो सही मानों में उसको जो प्रोपेल कर रही होती है ना चीज़, वो स्कूल की लाइफ कर रही होती है। कि अब लेट्स सपोज अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको पोजीशन ले लेगा, तो उसको सबके सामने स्टेज पे बुला के एक प्राइज़ दिया जाएगा, एक ट्रॉफी दी जाएगी पोजीशन लेने पे। इसके साथ साथ स्कूल में काउंटलेस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कभी कौन सा डे है, कभी ये डे है, कभी आपने पेट लेकर आने, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्कूल में हमारे एम्बेड हो चुके हुए हैं। तो वहाँ से जो लर्निंग हो रही होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देर पा होती है। लेकिन अगेन हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक, उस बच्चे के इर्द गिर्द पेरेंट्स भी हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, मदर की साइड से भी,
फादर की साइड से भी जो कजन्स की सूरत में उसके एज फेलोज हैं, बिल्कुल है, उनके साथ साथ आपके स्कूल भी है, उसके साथ साथ जो जो सोशल सर्कल में समहाउ और द अदर उस बच्चे से कनेक्टेड है, मेरे ख्याल में तो सबकी जिम्मेदारी है। सही, बिल्कुल है। ये जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकते हैं ये तमाम अफराद, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे टीचर्स हैं या फिर बुजुर्ग हैं हमारे और सोसाइटी का हिस्सा हैं, इन्होंने सब ने मिलकर एक नौजवान नस्ल को जो है वो परवान चढ़ाना है, तरबियत करनी है। तरबियत के फैक्टर पर मजीद भी बात करेंगे। सोबिया, साइकोलॉजिकली कुछ जो है वो मजीद डिस्कशन करना चाहूँगी आपसे। जब एक बच्चे की बात हम करते हैं, एक छोटा बच्चा अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई रिएक्शन शो कर रहा है, हम शुरू में तो बहुत खुश होते हैं, अच्छा इसने फ़ौरन से गुस्से का इजहार कर दिया, इसको ये बात नागवार पहुँची इसलिए जो है इसने फ़ौरन से गुस्सा किया, इसने अपनी शक्ल पे तनाव का इजहार किया या फिर अपने वर्ड से एक्सप्रेस किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ जोड़ रहे होते हैं कि इसने रिएक्टिव होना है, इसने फ़ौरन से रद्द अमल का इजहार करना है, इसको जो चीज़ बुरी लगेगी फ़ौरन से बोल देगा। इसको किस तरह से देखती हैं? और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे बड़े होकर इसी तरह के रिएक्टिव अप्रोचेस लेकर सामने आते हैं कि उनको हम कुछ कहते हुए डरते हैं, उनको एक गलत बात बताने से भी हम कतराते हैं कि नहीं ये तो फ़ौरन से गुस्से में आ जाएगा, ये तैश में आ गया तो सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। ये कौन सी पर्सनैलिटीज़ हम खुद से जनरेट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है मेरी साइकोलॉजिस्ट अभी आप बनी है, क्योंकि आपने मेरा माइंड रीड करके वही सवाल पूछा जब मैं आंसर करना चले फिर आंसर कर दें इसका। एक्चुअली जज्बात की सेहत का जो एक बड़ा अच्छा कहा जाता है कि एक पहलू है जिसको उजागर नहीं ज़्यादा किया जाता है। हत्ता कि शख्सियत में अगर देखा जाए तो 90%, 80 to 90% कहा जाता है कि जज्बात के थ्रू रिस्पॉन्स किया जाता है और 10% लॉजिकल थिंकिंग है। और रिसर्चेस भी इसको साबित कर चुकी हैं कि जो दिमागी सोच समझ कॉग्निटिव फंक्शन जिनको कहा जाता है वो सारे तकरीबन 20% किरदार अदा करते हैं आपके किसी भी रिस्पॉन्स में। ठीक, जो 70 to 80% जो चांसेस होते हैं वो आपके जज्बात के साथ कनेक्टेड हैं कि आपने उस चीज़ के साथ जज्बात क्या लिंक किए हुए। अभी जो आपने अपब्रिंगिंग की और ये सारी बात की, पर्सनालिटी बिल्डअप की जो हो रही होती है, बचपन में तो उसका इमोशन एक्सेप्टेंस के लेवल पे चला जाता है, लेकिन लेटर ऑन जब वो एक लिमिटेड एज तक जाता है उसके बाद एक्सेप्टेंस की बदतमीजी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता और कहा जाता है यू नीड टू शट डाउन योर माउथ, शट अप उस टाइम कहा जाता है। हत्ता कि पहले वाली ये चीज़ उसके अंदर इंड्यूस्ड करनी थी, लेकिन उस टाइम क्योंकि प्लेयर हमें लग रहा है बच्चा है, ये लफ्ज़ों का जो चुनाव है ना, चाहे वो स्कूल लेवल पर है किसी भी लेवल पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली साइकोलॉजिकली आपको ट्यून्ड कर रहा होता है, आपके माइंड की बिल्डिंग कर रहा होता है। जितनी भी बिल्डिंग आपने, जितना भी आप स्कोप देखेंगे तो आपके 7 साल तक शख्सियत का पहलू तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद मॉडिफाई हो रहा होता है, एडजस्ट हो रहा होता है, मैनेज हो रहा होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो मैंने जज्बात की सेहत की बात की, हमारे नसाब में अगर देखा जाए, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये भी कानून से, दोनों चीज़ें आप देखें तो ओवरऑल भी हमारे पास उस तरह का कोई नसाब नहीं है जिसमें हमें कहा जाए कि जज्बात को समझना है बच्चे, तुमने इस इमोशन पे इस तरह का रिएक्ट करना है। गमी खुशी सिखा दी जाती है, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत समझा दिया जाता है, लेकिन असल जो 27 एलिमेंट हैं जज्बात की सेहत के भी आगे से पहलू 27 हैं। 27 के ऊपर हमें सिर्फ चीखना चिल्लाना आता है। आपकी बात की तरफ आऊँगी कि गुस्से का एलिमेंट इतना क्यों, क्योंकि उस पर हमें लगता है हम कंट्रोल्ड कर चुके हैं सिनेरियो को। जब बच्चे को लगता है कि बाबा ने, टीचर ने, किसी भी हायर एलिमेंट ने, मदर भी हो सकती है उसमें, जो अथॉरिटी फिगर है वो गुस्से के थ्रू इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके अपना मकसद हासिल कर रही है। अब ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड ने उसके सीख लिया कि मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा तो मैं अचीव कर जाऊंगा। तो वो जज्बात में से आपने एक जज्बात जो इमोशन आपने सिखा दिया कि गुस्से के थ्रू आपने सब कुछ अचीव कर जाना है, तो वो हर जगह पे यही प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। इसी तरह से आप देखें बहुत से लोग, अगर दोनों पर्सनालिटीज़ की बात की जाए ना, 4 पर्सनालिटीज़ ज़्यादातर होती हैं जिसमें ABCD कहा जाता है। जो A और D वाली पर्सनालिटी है उनके अंदर जज्बा, गुस्से का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। सही। और खुदा ताला ने बड़ी खूबसूरती से हर इंसान के अंदर कुछ पॉइंट ज़्यादा रखे हैं, कुछ कम किए। और ये चीज़ें समझना हमें, हम हमेशा कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस का, हम साइकोलॉजिस्ट हम सबसे पहले पेशेंट कह रहे होते हैं कि एनालिसिस, और स्कूल लेवल पर भी बच्चे को कुछ ना कुछ असेसमेंट कराई जाती है कि अपने पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को लर्न करो। जो तुम्हारे अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी के एलिमेंट को अगर देखा जाए तो वो इमोशंस के साथ बिल्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत होती है। हम एक गलती जो कर जाते हैं वो ज़्यादातर ये होती है कि हम उसे हमेशा कुछ ज़्यादा कॉम्पिटेटिव कंस्ट्रक्ट में, जिसे कहते हैं ना दिखने वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा के वही सिखा देते हैं, जो बैक एंड पे नॉन टेंजिबल भी तो बहुत से इमोशंस हैं ना, जैसे लव का इमोशन है, बहुत सी ऐसी जो जैसे रिवाइवरी का एलिमेंट है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो कि बच्चे के अंदर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। सही, हम समझाते नहीं हैं बल्कि टैग दे देते हैं, लेबल कर देते हैं कि ये तो अपने बापू जैसा है, ये तो अपनी माँ जैसा है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो बच्चा अगर उसको कंट्रोल कर भी सकता था तो वहाँ पे नहीं करता। आज़ा साहिबा, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? जब हम मामलात में उलझाव की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फील्ड से लिंक करना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी होता है और कितनी जांच पड़ताल के बाद, एक केस स्टडी करने के बाद आप फैसले की नौबत आती है, या फिर उसको कितना ज़्यादा जो है वो आप स्टडी करते हैं, फौरी रद्द अमल ना हो जाए, फ़ौरन से हम जो है कोई रिएक्टिव अप्रोच ना अपना लें। हमने तो यहाँ पे इस पहलू से भी देखना है, इस दावे से भी इसको जो है स्टडी करना ज़रूरी है। तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है जब भी कोई क्लाइंट जो है वो आधी अधूरी बात आपको बताता है, फिर उसको देखना, उसको जज करना और फिर उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इसमें यह है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो है ही पेशेंस का प्रोफेशन। जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो इस प्रोफेशन में सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसमें होता ये है कि हम सेशंस कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो एक दफ़ा आता है, वो अपनी पूरी बात नहीं बताता, वो हाइड करता है हमसे काफ़ी चीज़ें, जिससे वो शायद फील कर रहा होता है या उसको लगता है मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये कहानी जो है ये कोई अधूरी सी है। ठीक, हम उसको देखते हैं, फिर हम उससे दोबारा क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप हमें सोचें और तहम्मुल से बताएं कि इसके अलावा क्या हुआ था। फिर इस तरह से फिर जब हम खुद एक दफ़ा उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं, फिर हम एक स्टोरी की तरह से उसको करते हैं। फिर उसके बहुत ये एक लंबा और सब्र आजमा ये एक प्रोसीजर सारा होता है। उसके बाद डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा उसमें, क्योंकि जब जज के पास वो चीज़ें जाती हैं तो वो फिर उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं कि ये चीज़। तो इंसाफ जो है वो बेसिकली सब्र पैमा एक चीज़ है। ठीक, तो सब्र के बगैर ये हो नहीं सकता। तो इसलिए हर चीज़ में, वैसे तो इसके अलावा भी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें अगर सब्र और तहम्मुल से कोई फैसला लिया जाए या कोई काम किया जाए तो वो बेहतर अंदाज में आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा साहब हमें ये भी बताएं कि जब आपका कोई क्लाइंट सामने आता है उसके अंदर तो यही सोच होती है, बस जो मैंने सोच लिया है, बस इसको फ़ौरन से पहले जो है मेरा यही फैसला सामने आ जाए जो मेरे जहन में है, जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, मुश्किल तो काफ़ी होता है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो भी एक कातिल भी है वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने वाकई में मैंने जुर्म किया है। वो कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। वो कभी भी अपने आप को कसूरवार नहीं समझ रहा होता, क्योंकि उसने अपने लिहाज से वो सही किया होता है। तो उसको फिर ये समझाना पड़ता है कि आपके जहन से दुनिया नहीं चलती, दुनिया जो है वो एक कानून के तहत चलती है और उसी से फैसला होगा। आप सब्र रखें, आपको इंसाफ मिलेगा। सही, तो उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम वो समझ जाते हैं, क्योंकि बार बार जब उन्हें तो उन्हें अल्टीमेटली उन्हें भी सब्र आ जाता है। तो ये सब्र सिखाने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि तहम्मुल मिजाजी को हम जो है वो अपने बच्चों की तरबियत में शामिल करें, ख़ुद भी तहम्मुल मिजाजी को अपनाएं। इसके क्या फ़वाइद है, मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज के दूसरे टॉपिक की जाने भी हमें बढ़ना है कि वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे जानेंगे। क्यों हम जो है वो चाहते हैं कि हम एक मुहज़्ज़िब कौम के तौर पर दुनिया में जाने जाएं, पहचाने जाएं, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है जल्दबाजी के हवाले से। कितना ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम क्यों जल्दबाज हो रहे हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इससे बचने का क्या रास्ता है और कैसे अपनी इस आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ जल्दबाजी को कंट्रोल करना है, वहीं फौरी रद्द अमल के हवाले से भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान का सबब बन रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे से जो मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए नुकसान का सबब बन रहा है, उनके लिए ज़हनी तनाव का सबब बन रहा है कि हमारा एक रिएक्शन
उनके जहन पर क्या असर, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमने तो वो रिएक्शन देना है, हमने तो गुस्से का इजहार करना है, हमें कोई चीज़ नागवार गुजर रही है, हमने तो लोगों को बता के ही रहना है कि बस ये नहीं होना चाहिए, आज के बाद इस राय का इजहार नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से दुरुस्त नहीं है। कितना ज़रूरी है हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अपनी तरबियत के ज़रिए, अपनी प्रैक्टिसेस के ज़रिए, कि हमने दूसरे की राय का भी एहतराम करना है, उस पर फौरी रिएक्शन नहीं शो करना है। ये जो फौरी रिएक्शन की एक सोच हम देखते हैं कि बस कह दो अपनी बात, बस कर गुजरो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दूसरों के दिल आज़ारी का सबब बन रहा है, दूसरों के लिए नुकसान का सबब बन रहा है। और फिर जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, पूरी ओवरऑल सोसाइटी को देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो नाहमवारियाँ हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है, उनमें इम्पेशेंट होना बहुत बड़ी एक नाहमवारी है कि हमारे अंदर इंटॉलरेंस बढ़ता चला जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करते। हम देखते नहीं कि अगर कोई और हमारी राय से इख्तलाफ कर रहा है तो शायद उसके सोचने का तरीक़ाकार डिफरेंट है, हो सकता है जिस पर्सपेक्टिव से वो देख रहा है वो आगे चल के किसी नुकसान का सबब ना बने। हम नहीं सोचते क्योंकि हमें शायद ये सिखाया नहीं जाता, या फिर अगर सिखाया भी जाता है तो हम उसको प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है, हमने अपनी डेली रूटीन में चेंज करनी है, जिनमें कुछ आदत अपनानी है, कुछ आदत हमने छोड़नी है, उन्हीं का तस्करा करेंगे मज़ीद भी अपने मेहमानों से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमने प्रोफेसर हुमायूं शुजा साहब हैं, सोबिया खतीब हैं और सैयदा अज़रा साहिबा हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें, कुछ सोल्यूशंस और सजेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे फ़ौरी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करना है। अगर आपका दिल भी चाहता है कि आप रिएक्शन शो करें तो फिर भी आपने उसको चैनलाइज्ड वे में जो है वो शो करना है। इसकी क्या तरीक़ेकार है, इसके लिए कितनी तरबियत की ज़रूरत है, हुमायूं साहब से जानेंगे। हुमायूं साहब, ये तरबियत देना, ये तरीक़ेकार भी सिखाना ज़रूरी है कि अगर फ़ौरन से रिएक्शन देना है, फ़ौरन से अपनी बात मनवानी है, फ़ौरन से गुस्से का इजहार करना है, तो उसका भी कोई एक तरीका होना चाहिए। अपनी जेस्चर्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अल्फाज के इंतखाब के ज़रिए एक मेथोडोलॉजी सीख सकते हैं कि अगर आप अपनी बात कह भी रहे हैं लेकिन दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, दूसरे को बुरा ना लगे, तो ये तरबियत कौन देगा? देखें, ये चूँकि तरबियत की जिम्मेदारी यकीनन पेरेंट्स पे और उस्ताज़ा पे ही आ रही होती है, तो लॉजिकली तो यही दो लोग हैं, बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं इसमें। जहाँ तक किसी से ताल्लुक़ है कि किस तरीके से तरबियत दी जा सकती है, तो मैं चूँकि ऑब्वियसली एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि लिसन, सबसे पहले सुने, सुन के उसके बाद उसको डाइजेस्ट करें। ठीक, डाइजेस्ट करने के बाद अटर करें। ठीक है, सुने, समझें और फिर बोलें। तो ये 3 स्टेप्स अगर हम इसमें डिफाइन कर लें तो किसी भी चीज़ को हम जो है वो बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। अब उसमें होता ये है कि एक तो ये प्रोसेस उसको इनकलकेट किया जा सकता है कि जब आप देखते हैं, बीइंग अ पेरेंट देखते हैं कि आपका बेटा जो है वो आपकी बात काट रहा है, बेटी बात काट रही है, तो आप उसको बताते हैं बेटा पहले मेरी पूरी बात सुन लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब 1-2 बार करेक्शन इस तरह से होगी ना, तो फिर उसको पूरी बात सुनने की आदत पड़ जाएगी। उससे अगले स्टेप पे हम जाते हैं कि बेटा आपको समझ आई। सही। जब वो समझना शुरू हो जाएगा, अब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कि जिसमें हम किसी भी बच्चे को जो है ना उसकी एक कंस्ट्रक्टिव जो एक कह लीजिए करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ हमें बच्चे की आदत में, सरिश्त में, तबीयत में एक चीज़ ये ऐड करनी चाहिए कि पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द अदर। अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखें। सही। कि मिसाल के तौर पे वो आपके पास कंप्लेन लेकर आता है छोटे भाई की, छोटी बहन की, कि इसने मेरे साथ ये किया, तो आप ये कहेंगे बेटा देखें आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जिस पे उसने रिएक्शन दिया होगा। ठीक। या अगर आप उसकी जगह पे होते और वो आपके साथ ऐसा करता तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता। सही। तो वो जब एक थोड़ा सा सोचना शुरू करेगा इस चीज़ को कि मैं अगर उसकी जगह पे होता और मेरे साथ ये सलूक होता तो क्या फिर मेरे पे क्या गुजरती। और इसमें ख़वातीन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात आपकी बात काट रही हूँ लेकिन यहाँ पे कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात हम ये देखते हैं हमारे साथ कि 2 ख़वातीन, उनके बच्चे अगर लड़े हैं, वो पूरी बात नहीं सोचती समझती, आपस में लड़ाई शुरू कर देती हैं। बच्चा तो यही देखता है कि मेरी लड़ाई की वजह से ये भी लड़ पड़े, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो बाद में ठीक हो जाएंगे, हमारा फौरी रिएक्शन हमारे लिए नुकसान का सबब बन गया। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। ये नेचुरल बात इसलिए कि वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे जो हैं वो तो यकीनन सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि वो बच्चा उलझ रहा है किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो आपको अपनी आंख का तीर नज़र नहीं आता, दूसरे की आंख का शैतान नज़र आ जाता है। वाली बात आती है कि आपको लगता है यही है कि यकीनन दूसरे बच्चे ने, क्योंकि बेसिकली जब आपके बच्चे की तरफ गलती नजर आ रही होती है तो इनडायरेक्टली आपकी तरबियत पे जो है ना वो उंगली उठ रही होती है कि आपका बच्चा जो है, लेट्स सपोज वो एक लड़का किस्म का बच्चा है या खुदा न खास्ता उसने कोई पहल की होगी, तो वो अपने आप को डिफेंस मोड एक इसमें मोड में भी ले जाती हैं खातून उस केस में कि इससे पहले
कि मेरे तक ये बात पहुंचे तो मैं क्यों ना पहल कर दूं कि संभालो अपने बच्चे को। लेकिन ये इतना कोई बहुत ज़्यादा एक ऑफनली होने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि हम यकीनन सोशलाइज अपने जैसे लोगों से कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर से या अपने दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। तो उसमें जहाँ तक तालीम और तरबियत आ जाता है, वहाँ पे खामखा की इस तरह झगड़े पालने वाली बात या फिर दूसरे बच्चे को डांटने वाली बात नहीं होती। मैं ज़ाती तौर पे तो ये कहता हूँ कि बच्चे सांझे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं किसी फैमिली में बैठा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चों को डांटने का आपको उतना ही हक है जितना मुझे हक है, क्योंकि अगर आप उसकी करेक्शन कर रहे हैं तो ये फ़ायदा मुझे हो रहा है इस चीज़ का। तो इस वाले से करेक्शन करने में, जिस तरह से मैंने पहले बात की कि स्टेक होल्डर्स में से कोई भी कर देता है, बहुत बाज़ औक़ात माँ बाप की जहन से या माँ बाप की नज़र से कोई चीज़ उजल हो जाती है, लेकिन वो उस बच्चे की खाला या उस बच्चे के मामू या कोई भी जो है वो नोट कर लेते हैं कि यार ये एक ऐसी चीज़ सीख रहा है या ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है, बिहेवियर डेवलप कर रहा है कि जिसको करेक्शन की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में उसका फ़र्ज़ मनसबी बनता है कि वो अपना रोल प्ले करे, बिल्कुल, और उसको ठीक करे। बिल्कुल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सोबिया, कुछ पर्सनालिटीज़ को अगर हम डिस्कस करें, कुछ ट्रेट्स डिस्कस करना चाहूँगी। हम ये देखते हैं कुछ बच्चे, स्पेशली लड़कों के हवाले से ये देखा गया है कि बहुत तेज़ी में मुब्तला होते हैं, वो तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, तेज़ तेज़ अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, शायद वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं उस तरह से उठाना चाहते, बस उनके जहन में तो तेज़ी होती है, जल्दबाजी होती है। खुदा ना खास्ता ये किसी डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं इशारा करती ये चीज़? बिल्कुल, देखें जो जल्दबाजी का अमल है ना, एक्सेस में अगर हो जाता है तो हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर या मूड डिसऑर्डर्स के अंदर इसे प्रॉपरली डायग्नोज करते हैं। बहुत से क्लाइंट इस तरह से, और स्पेशली काउंसलिंग की पहले भी सर ने बात की थी, हमारे पास करियर काउंसलिंग के लिए या डिफरेंट डिसऑर्डर सेशन के लिए भी पेशेंट अगर आता है या फैमिलीज़ लेके आती हैं, वो स्पेशली उनका बैकएंड पे यही होता है कि इसको समझ नहीं आती, ये कंफ्यूज रहता है, ये प्रॉपरली चाह रहा है कि क्लिक पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं। ये आधी बात सुनता है, अपना रिएक्शन पहले दे देता है। एग्जैक्टली, वो जजमेंटल जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एकदम से अपनी जजमेंट दे के अपने आप का फैसला कर लेता, मैं नहीं कर सकूंगा, या तो हार मान लेता है या इतना तगड़ा बन जाता है, कहता है मैंने जंप ही कर जाना है। सही। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं कि नफसियाती तौर पर बच्चों के अंदर, स्पेशली हमारी यूथ के अंदर अगर अभी देखा जाए तो बच्चों से ज़्यादा हमारी यूथ के अंदर, बच्चे तो इस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे मैनेजमेंट पकड़ के उन्हें करवा दिया जाता है, लेकिन यूथ हाथ से निकली हुई, वो जो कौम है, मैं इसे लफ्ज़ कहती हूँ, ये जो 16-17 साल के बच्चे, वो कहते हैं दे आर ग्रोन अप नाउ। ये जो एक टर्म बच्चे सीख लेते हैं आगे पीछे से, वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, मम्मा बाबा आपको इतना पता नहीं है। सही। तो समझने की क्या बात है बच्चों को, जब आप देखें कि जो रेगुलर रूटीन से हट के उनका बिहेवियर ज़्यादा डेवलप हो रहा है और जल्दबाजी का अमल इस तरह से आ रहा है कि उसको नफ़ा नुकसान की समझ खत्म हो गई है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो तब आपको असेस करने की, डायग्नोज करने की, ट्रीटमेंट कराने की बहुत ज़रूरत होती है। ये चाहे आपने कान पकड़ के करना है, चाहे उसे बंद करके करना है, किसी तरह से, अदरवाइज ये लेटर ऑन आपके साथ वो उसकी इनबिल्ट आदत में आ जाएगा और ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। 30s के बाद वैसे भी कहा जाता है कुछ आदत का आप उनको चेंज करना, मैनेज करना बिल्कुल आपके लिए दुश्वार हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या कुछ थेरेपीज वगैरह की जाती है? एग्जैक्टली, देखें हमारा जो बायो बिहेवियरल मॉडल पूरा होता है, जिसमें बायो साइकोसोशल मॉडल के थ्रू हम कह रहे होते हैं कि बायोलॉजी इसमें मेडिसिन भी कुछ इन्वॉल्व होती हैं, साइकोलॉजिकल कुछ थेरेपीज, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपल इस्तेलाह में अगर बोला जाए ना, तो बातचीत के इलाज के थ्रू ऐसे पेशेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे एजुकेशन में देखें, ये भी बातचीत ही कर रहे होते हैं कि इनका केस हैंडल हो जाए, इन्होंने भी अपने स्टूडेंट को समझाना ही है। हमारा क्लिनिकल वे जो बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझते हुए नोट्स को कनेक्ट करके हम बच्चे को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स के साथ दोबारा कनेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग, और वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके साथ कनेक्ट इस तरह से हो जाए कि वो किसी डिसऑर्डर की तरफ ना जाए। क्योंकि आप देखें यहाँ पे बच्चे इस तरह से जंप कर रहे होते हैं कि हम उनको नॉर्मलाइज करके, क्योंकि एक तो अवेयरनेस ना होने की वजह भी है। बिल्कुल, बड़े शहरों में फिर भी थोड़ा सा इतना अलर्ट सिस्टम है कि टीचर कह देती है कि ही इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू, तो इससे किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास लेके जाया जाए। तो ट्रेड्स में इंपॉर्टेंट, एक्सेस में कोई भी चीज़ बच्चे के अंदर देखें तो आपको उसको ट्रिगर आउट करना है, डेफिनेटली असेस करना है और उसको उसी वक्त डायग्नोज करना है। इसको ये छोड़ नहीं देना, अभी बच्चा है तो समझ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ बढ़ते अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स अगर हो रही हैं तो वो भी फॉरन रिएक्शन ही है ना कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सुसाइड कर लो। एग्जैक्टली, ये जो रद्द अमल है ना, अब बच्चे की जितनी भी हम कह रहे हैं कि उसने गोलियां खा ली, जहर खा लिया या किसी को नुकसान पहुंचा दिया। अभी रिसेंट वाला जो केस आया हुआ था, वो जो फैमिली में से, मतलब ये कराची में हुआ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं है, लेकिन एक इंडिया की जो बच्ची वाला भी केस चल रहा था कि जिसने सुसाइड कर लिया अपने हस्बैंड की वो
उसने प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जितने भी केसेस हाईलाइट होते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या एक्सट्रीम स्टेप्स की वजह से, सही। वो इस वजह से होते हैं कि पहले उनको जांचा नहीं जाता या उन्हें छोड़ दिया जाता है। ढीलापन का जो शिकार हो जाता है ना केस, वो लेटर ऑन किसी या बचपन से कहा जाता है कि अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर हाँ, सीख जाएगा। ये जो हमारे यहाँ तरबियत का मेरी बिल्कुल आपके तो वो जो कहते हैं ना चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगी इस तरह की लाइंस को प्रमोट ना करें। बिल्कुल, बच्चा है तो यहीं पे फिक्स उसको करें, वहीं पे सप्रेस किया जाए, वहीं पे उसको जो है वो कहा जाए कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये आदत नहीं डेवलप करनी और इसको यहीं से चैनलाइज करना है, यहीं से रोकना है। अज़रा साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि फौरी रद्द-ए-अमल को हम डिस्कस करें तो बहुत सारे जराइम भी इसीलिए हो जाते हैं कि रिएक्शन शो करना है, फ़ौरन से आधी अधूरी बात सुनी और रिएक्शन शो कर दिया। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये आदत? इसमें यही है कि सब्र तहम्मुल पहली चीज़ है कि सब्र तहम्मुल से जब आप पूरी तरह से पहले अगले की बात सुने, उसके जेस्चर देखें। हो सकता है वो जो बात कर रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रही या उसकी टोन ठीक नहीं है, लेकिन वो बात ठीक कर रहा है, लेकिन आप फौरी रिएक्ट करते हैं उसकी टोन के ऊपर कि इसने ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझे इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करनी है। सही। तो ये चीज़ ऐसा है कि प्रैक्टिकली होता भी ऐसा है कि जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आजकल बात करता है वो लोगों को दबा लेता है। ये हमारी आम प्रैक्टिस है अब ज़िंदगी की। तो बस इसीलिए जो है फिर ये रिवाज एक चीज़ बन जाती है। जब एक चीज़ जो है वो उसको बार बार रिपीट किया जाता है और उसका एक इम्पैक्ट लोगों को नज़र आ रहा होता है सामने कि भाई हम ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो अगला जो है वो दब जाएगा, वो तो हमारे साथ बात ही नहीं कर, तो फिर हम गलत बात को भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं और अगले की बात हम सुनते ही नहीं है। सही। उसका मुतमई नज़र क्या है, वो मुझे क्या कहना चाहता है, सिर्फ उसकी टोन की वजह से या कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम फौरी रिएक्ट करते हैं। तो फौरी रिएक्शंस जो हैं वो जराइम में भी जो है उसका इजाफा हो जाता है। फिर डेफिनेटली ये जैसे सुइसाइड अटैम्प्ट्स जो हैं आए दिन अभी होते हैं, पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो छलांग लगा देती हैं, नदी में लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसलिए सब्र तहम्मुल जो है वो बहुत ज़रूरी है और अगले की बात को तहम्मुल से पहले सुन लें, उसको रिएक्शन अपना जो है वो थोड़ा सा डिले करके और तहम्मुल से रिएक्ट करें तो आप इतना ज़्यादा आपको खुद भी पता चलेगा कि ये कोई इतना भी ज़रूरी नहीं था इतना ज़्यादा रिएक्ट करना, और हर बात को के ऊपर भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ बातों को इग्नोर भी करना चाहिए। अज़रा साहिबा आप इससे कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, अज़रा साहिबा से गुफ्तगू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे सोल्यूशंस और सजेशंस के हवाले से कि किस तरह से फौरी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से ये आदत डेवलप की जा सकती है कि हम जल्दबाज ना बने बल्कि तहम्मुल मिजाजी अपनाएं। इसके साथ साथ हम रिलेट करेंगे आज के दूसरे टॉपिक को, वक्त की पाबंदी को अपनाना कितना ज़रूरी है और ये आदत डेवलप करना कि हम पंक्चुअल हों, इसके क्या फ़ायदे हैं और जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो किस तरह से नुकसान फेस करते हैं, उनकी शख्सियत किस तरह से मुतासिर होती है, उनसे मुंसलिक जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो एक ऐसा माशरा जहाँ पे वक्त की पाबंदी को ना अपनाया जाए, वक्त की कदर ना की जाए, वो माशरा फिर किस तरह से जो है वो ग्रूम करता है या फिर उसकी तरक्की में ये चीज़ें कैसे रुकावट का सबब बनती है, इसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। अज़रा साहिबा, आपसे ही आना चाहूँगी, वक्त की पाबंदी को अपनाना क्यों ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगी? की पाबंदी को अपनाना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी जो हमारी कायनात है वो भी वक्त की पाबंदी के साथ बाउंड है। बिल्कुल। सूरज एक मुकर्रर वक्त पे आता है, चांद अपने मुकर्रर वक्त पे निकलता है, सारे सियारे जो हैं वो अपने एक महवर के गिर्द अपने वक्त के मुताबिक घूम रहे हैं, वो उससे तेज़ नहीं चल सकते। उनका एक वक्त मुकर्रर है कि आपने इस स्पीड से जाना है और इस वक्त पे आना है। बिल्कुल। तो ये एक बेसिक जो चीज़ें, और इस्लाम भी वैसे दीन फितरत है, तो इसलिए फितरत के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी इसके साथ आती हैं वक्त की पाबंदी के साथ। जब हम वक्त की पाबंदी के साथ सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, हम इबादत भी कर सकते हैं, हम वॉक भी कर सकते हैं
और उसके बाद अपने सारे स्केड्यूल जो हमारा पूरे दिन का होता है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं बाकायदा। अगर हम टाइम से निकलेंगे, हम टाइम से ऑफिस पहुंचेंगे, टाइम से स्कूल पहुंचेंगे, हमारे सारे जो लाइनअप जितनी चीज़ें हैं वो आराम से अपने अपने काम पे हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ को जो है वो रिवर्स कर देते हैं और हम वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, हम लेट उठते हैं, तो हमारी हर चीज़ लेट होती चली जाती है। और ये उसी से रिलेट हो जाता है फिर कि हम फिर तेज़ी दिखाते हैं, अनड्यू तेज़ी जो हमें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें उसके अंदर करनी है। हमारी एक सेटल चीज़ें हैं, वो सारे काम हमने उस वक्त के अंदर करने हैं। तो जब हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम सारे काम उसी तरह प्रॉपरली टाइम पे नहीं कर सकते, हमारे कुछ ना कुछ काम रह जाएंगे। सही। तो वो हम नेक्स्ट डे पे डाल देंगे, तो बर्डनाइज होते होते तो इसलिए। और वक्त के साथ आपकी उम्र भी है, एक वक्त के अंदर मुकर्रर है, आपका हर एक फेज़ है एज का, आप उसी एज के मुताबिक उस तरह के काम करते हैं। मसलन तालीम का एक ख़ास वक्त मुकर्रर है, आप 50 साल की उम्र में मैट्रिक नहीं कर सकते, आप एक वक्त के साथ साथ अगर चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप वक्त की पाबंदी छोड़ देते हैं तो हर चीज़ में इंतशार आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, हर चीज़ जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती है और आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं कर सकते। अपने प्रोफेशन के हवाले से बताइए कितना ज़रूरी है कि हम जब ये प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पंक्चुअलिटी को अपनाया जाए। सबसे पहले पंक्चुअल होंगे तो ही इस प्रोफेशन में जो है तरक्की कर सकेंगे, कामयाबी हासिल कर सकेंगे, और अगर नहीं करते तो फिर क्या नुकसान होते हैं? इससे ये है कि हमारा एक ख़ास जो है कोर्ट का एक टाइम है, हमें टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक, कम से कम आधा घंटा पहले हमें अपने ऑफिस में पहुंचना है, हमने अपनी फाइल्स उठानी है, हमें अपनी चीज़ें करनी है, हमने जाके कोर्ट रूम में अपनी बारी का इंतज़ार करना है और वक्त के ऊपर वहाँ पेश होना है। अगर हम डिले कर देते हैं तो हम लॉस कर देते हैं अपने क्लाइंट का, ठीक है, क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया होता है, वो वक्त अपना खर्च करके वहाँ पहुँचा होता है और महज हमारी वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से उसका लॉस हो जाता है। गवर्नमेंट का अलग से हो जाता है, एक जज आके बैठा हुआ वो काम कर रहा है प्रॉपरली, उसने उस केस को हैंडल करना है, जब हम वक्त पे नहीं हुए तो वो टर्न आउट हो जाता है केस। तो इसलिए जब तक वक्त की पाबंदी हम किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुबह टाइम पे आना है और टाइम पे जाना है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप इस प्रोफेशन में नहीं चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं, तो वक्त की पाबंदी को अपनाएं। हुमायूं साहब, वक्त की पाबंदी को अपनाना तो ज़रूरी है, हम इसकी अहमियत से भी कभी डिनाई नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पाबंदी नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, अगर तो आप पाकिस्तानी कौम के हवाले से बात कर रही हैं तो मैं ऑन अ लाइटर नोट में अपने स्टूडेंट्स के अक्सर ये कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी बिल किस दिन जमा करवाते हो? सही। तो यूनानिमस जवाब आता है जी आखिरी दिन। अच्छा, अब उसके बाद मैं उनको जो उनके साथ शेयर करता हूँ, ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी जो हैं ये रॉकेट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दैट डजंट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। रॉकेट प्रिंसिपल ये है कि जब तक रॉकेट की टेल पे आग ना लगा दी जाए वो इग्नाइट नहीं होता, वो स्टार्ट ही नहीं होता। बिल्कुल। तो जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ जाती है ना, उस वक्त तक हम लोग जो है ना वो एक अलर्ट नहीं होते, मूव नहीं होते। क्यों इस तरह करते हैं? क्या हम जो देखते आ रहे हैं वही हमने अडॉप्ट कर लिया? देखिए, ये एक फैक्टर है अपनी जगह पे। एक फैक्टर ये भी है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि मिन हैसल कौम वक्त की पाबंदी नहीं की जा रही होती। आधा घंटा लेट होना तो हम अपना हक समझते हैं। सही, कि अगर हम आधा घंटा लेट पहुंचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, शादियों को देख लीजिए आप, कि शादियों पे जो है वो कभी भी शादी जो है जिस टाइम पे लिखा हुआ होता है उस पे नहीं हो रही होती है, हमेशा लेट हो रहे होते हैं। अब जब एक शादी पे जाएंगे, दूसरी पे जाएंगे, तो तीसरी बार में आपने लर्न कर लिया ना कि जल्दी जाने का फायदा नहीं है, खाली हॉल में बैठूंगा क्या करूंगा, तो मैं 1 घंटा लेट ही क्यों। अब एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, यही चीज़ सीख रहा होता है। इसी तरीके से अगर क्लास के हवाले से बात करते हैं कि अगर क्लास का टाइम 9 से लेकर 12 है, मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर ये कहता हूँ कि टीचर के अदब का तकाजा है कि टीचर क्लास में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स और क्लास से बाहर निकलने वाला पहला शख्स हो। अब ये हम बताते तो हैं बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद कोई लेट सोने की वजह से लेट आ रहा होता है, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट। अब जब वो आ जाता है तो फिर तरस भी आ जाता है कि यार अगर इसको मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया तो उसकी तालीम का नुकसान हो जाएगा। चलो यूनिवर्सिटी तो आ गया ना कम से कम। तो ये एक चीज़ ये हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रोडक्टिविटी जो का आंसर है ना पाकिस्तान का, मेरी ज़ाती रीडिंग ये है कि लेस देन 50% है कि हम दिन में 8 घंटे काम नहीं कर रहे होते, हम तकरीबन 4 घंटे से कम काम कर रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानी कौम इतनी इंटेलिजेंट ज़रूर है कि 4 घंटे से भी कम काम करके ये रिजल्ट्स दे देती है। सही। तो जहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% भी इंक्रीज कर दिया, हम 6 घंटे पे ले गए, तो यकीनन इसमें कंसिडरेबल जो है ना नेशन की एक अपलिफ्टिंग होनी है, इंप्रूवमेंट होनी है। तो फैक्टर्स के हवाले से मैं बात करूँगा कि वक्त की पाबंदी, चूँकि हम इर्द गिर्द से इंस्पायर हो रहे होते हैं, हम देखते हैं कि अगर वक्त की पाबंदी ना की तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वी कैन डेफर,
या हम डिले कर देंगे तो हम अपनी या ब्लेम बातचीत गेम से तो है हमारे पास, किसी पे भी जो है वो इसका मुद्दा ठोक देंगे कि इस वजह से हमारे साथ ये हो गया, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, आँख नहीं खुली, हम तो जल्दी उठे थे लेकिन हालात साजगार नहीं थे। ये फैक्टर्स अपनी जगह पे, एक्सक्यूजेस तो हैं हमारे पास। एक्सक्यूज लेना जो है वो भी हमारे पास एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि मैं कोई एक्सक्यूज दूंगा या मैं सॉरी कर लूंगा तो अपॉलॉजी मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे से गलती नहीं हो सकती। ये चीज़ नहीं। देखें, एक 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 दिल में चोर होता है, ठीक, जो खास तौर पे हैबिचुअल हो चुका होता है ना, कि जिसने वक्त की पाबंदी नहीं करनी है, उसके दिल में एक चोर होता है। वो कहता है कि यार देखो बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, मैं आऊँगा तो यकीनन मेरे से टीचर पूछेगा कि आप लेट क्यों आए, तो यकीनन उसके कहीं ना कहीं ना एक उसको एक गिल्ट फीलिंग हो रही होती है। ठीक, वो कोशिश भी करते हैं अक्सर लोग कि नेक्स्ट टाइम वो क्लास में पहुंचे, बट अगेन एक कुछ नेचुरल रीजंस होती हैं लेट होने की। जैसे मैंने बताया कि आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी लेट सो रही होती है, और लेट सोने का मतलब लेट उठना, और लेट उठने का मतलब फिर लेट पहुंचना। यूनिवर्सिटी की बात करें, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साथ साथ कुछ कैजुअलनेस भी होती है। कुछ लोगों की ना एक जिस तरह वो बात होती थी ना कि 32 मिनट बताया गया था मेरे ख्याल में, या 32 दिन होते हैं, 32 दिन में हैबिट डेवलप हो जाती है। तो देखें, आप हर काम ही अगर आप थोड़ा सा लेट करते जाएंगे, वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। लेट लतीफ़ ही कहलाएंगे और फिर आप चाहेंगे भी कि जल्दी पहुंच जाएं, आप लेट ही होंगे। हुमायूं साहब, एक बात और ऐड करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आदत हम खुद से डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, आप उधर गए थे, लेट हो गए थे, तो कौन सा किसी टीचर ने कुछ कहा था, चलो आज भी लेट हो जाते हैं। अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो जाए, फाइन हो जाए, चार्ज हो जाए, तो शायद ये आदत चेंज हो जाए। देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि टीचिंग के हवाले से लेट कमिंग में थोड़ा बहुत फिर टॉलरेट कर लेता हूँ, दाओ उसको एक एहसास डिसेंट तरीके से जरूर दिला देता हूँ। असाइनमेंट सबमिशन के हवाले से मैंने एक डेडलाइन दी हुई होती है, और उसके बाद लेट्स सपोज सबमिशन है 24 मार्च को, मैं उनसे कहता हूँ कि आप बस 11:59 तक का टाइम है। जहाँ पे रात के 12 बजते गए और तारीख चेंज हो गई, 25 हो गई, मैं किसी सूरत आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कम वक्त में। और मैं इतना रिलीजियसली इसको फॉलो करता हूँ कि जो मर्जी एक्सक्यूज हो जाए बच्चे का, कि लेट सपोज मेरे घर में शादी थी, या फौतगी हो गई थी, या मैं गाँव में था, या इंटरनेट, वट एवर एक्सक्यूज, मैं उसे कहता हूँ देखें बेटा, बात ये असाइनमेंट देते साथ ही ड्यू हो जाती है। सही। जैसे बिल मिलते साथ ही काबिल अदा हो जाता है, तो आप डेफर क्यों करते हैं? ठीक, आप आखिरी दिन का इंतजार क्यों करते हैं? एक तो अगर आपको एक हफ्ते का टाइम दिया गया है तो एक हफ्ते की मेहनत एक्सपेक्ट की गई है। सही। तो जब आप लास्ट डे पे स्टार्ट करेंगे तो अंडर वैल्यू होगी, बिल्कुल, अंडर परफॉर्म होगी। दूसरी चीज, आखिरी दिन तो कुछ भी हो सकता है। सही। और ये चीज मैंने अपने स्कूल में सीखी थी। मुझे याद है कि केमिस्ट्री की टीचर होती थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, पीरियोडिक टेबल एक हुआ करता था, तो हमसे एक पीरियोडिक टेबल सुना जाता था और हमें याद नहीं होता था। सही। और वो टीचर हमें जो है स्टिक से मारती थी हाथ पे, और हम कहते मैडम कल सुन लीजिएगा। तो बड़ी खूबसूरत बात करती थी, कल कभी नहीं आती। तो यही चीज़ मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ कि देखें, आपको आज असाइनमेंट दे दी गई है, पूरा हफ्ता आप टेंशन भी पालेंगे, करनी है करनी है करनी है, ख़त्म तो नहीं होगी ना, बिल्कुल। अब उसके बाद करोगे भी नहीं, उसके बाद पनिशमेंट भी है। अब जब एक बार में उनकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है, तो फिर एक तलवार लटकना शुरू हो जाती है। ठीक, कि अब ये टीचर किसी सूरत भी लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक उसकी हैबिट चेंज होती है। ठीक, कि मुझे टाइमली करना है, इसको सबमिट कराना है। डेफिनेटली प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के थ्रू हम ये आदत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सोबिया, कहीं ना कहीं हमें जहनी कैफियत भी देखनी है कि क्यों एक इंसान डिले पर डिले करता जाता है, क्यों एक इंसान जो है वो आखिरी दिन का वेट करता है। जहनी कैफियत क्या होती है, क्यों हम जो है वो अपना खुद से नुकसान कर रहे होते हैं। हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी बात हुई कि चेक एंड बैलेंस होना है, चार्ज भी होना है, फ़ाइन भी होना है, या हम किसी सूरत बख्शे नहीं जाएंगे, हमें तो ये करना ही करना है। फिर आखिरी दिन का इंतज़ार करना, आखिरी वक्त का इंतज़ार करना, 10 मिनट बचेंगे तो ही जल्दी जल्दी करेंगे। कहाँ हम जल्दबाजी को जो है वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ तो सुस्तरवी भी नेगेटिविटी प्रमोट कर रही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वक्त की पाबंदी है ना, वक्त की कदर के साथ वक्त की कदर, जब ये सबक की तरफ बार बार मैं आ रही हूँ, साइकोलॉजिकल एजेंडा मेरा ये है कि सिखा दिया जाए। सही। तो जब वो सबक में डाला ही नहीं है बचपन से कि कदर करनी है, एक एक लम्हा कितना इम्पोर्टेंट है, हम यूजुअली कह देते हैं। सही। टीचर की इन्होंने अपनी एग्जांपल शेयर की, जो पेरेंट्स भी हैं ना, वो डेडलाइन दे देते हैं, दे डोंट मॉनिटर दैट डेडलाइन। जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि इसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखा दें, वक्त की कदर सिखा दें। एक एक लम्हा गुजरता जो जा रहा है, ये इसके हाथों से निकलता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे उसको जब ये सिखाना शुरू कर देंगे, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट करना शुरू कर दें, तब वो जो चंकिंग है ना उसके कामों की, वो हो के कंप्लीट भी होना शुरू हो जाएगा, और उसे नेक्स्ट की जो प्लानिंग है उसकी होना शुरू हो जाएगी। ये जो जहनी दबाव लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा आया हुआ है, कहते हैं कि यार हम
स्पेशली हम रिलेशनशिप में देखें तो शादी के मामलात के अंदर 25-26 क्रॉस करते ही उसे लगता है कि उसकी तो कयामत उस पर टूट पड़ी है। ये हम सिखा रहे हैं अपने बच्चे को कि 25-26 के से ऊपर अगर तुमने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी या तुम मैनेज नहीं करोगे रिलेशनशिप को, इस तरह की उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हुए कैसे बिल्ड करता है। आप देखें बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसको इसकी कदर के लिए सिखाया गया। ऑल दो ये पूरा निज़ाम है, ये निज़ाम है, ज़िंदगी है, चलना है, शादी होनी है, बच्चे, इसी तरह से सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन जब कदर को सिखा दिया जाता है, उसको इम्पोर्टेंट को बार बार नॉक करना ज़रूरी है। मैं तो समझती हूँ कि मैनेजमेंट से पहले इम्पोर्टेंस उसको इंसाइट करवा दी जाए, ठीक, पूरी कदर व कीमत सिखा ली जाए, उसको दिखा दिया जाए कि ये पूरा का क्या 65 रेंज है। अगर अभी पॉपुलेशन रेट हमारा देखें और उसकी डेथ रेट देखें, डिलेज जो कहा जाता है जिनके अंदर 64 मेल है और 65 फीमेल है। यानी एज रेंज पाकिस्तान के अंदर जो टोटली है वो 64 से 65 साल है। ठीक। और 64 से 65 साल में आपने क्या करना है? जो 110 साल की ज़िंदगी भी जी के वो चले गए, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ अगर फ़र्ज़ किया, करामत किया तो वो सामने दुनिया के आगे, अगर नहीं किया तो ऐसे ही चले गए, बेकार ज़िंदगी गुजार के चले गए। सही। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब लोग कहते हैं ना कि 1 मिनट, अब तो वक्त का पता नहीं चलता। जब वक्त के अंदर 10 चीज़ें अनवांटेड आपने घुसाई होंगी जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, लेटर उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं देना। ठीक। अननेसेसरी चीज़ों को जब हटा के फोकस उन चीज़ों पे किया जाएगा जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इन सारी चीज़ों को आप 4 सेक्शन में हमेशा 2x2 टेबल ये भी ड्रॉ करते होंगे अपने स्टूडेंट के लिए, उसमें इम्पोर्टेंटली आप डाइसेक्ट कर दें। हम हमेशा टाइम टेबल बच्चे का बनाते हैं लेकिन फॉलो हम नहीं कर पूछते हैं कि 9:30 पे तुम्हारी ये चीज़ थी, तुमने कर ली, आगे से वो कोई भी रिस्पॉन्स करता है उस पर आप आउटपुट नहीं देखते। सही। हमारी स्टार्टिंग की प्लानिंग, इन्होंने पाकिस्तानियों की बात की, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ऊपर के लेवल पे भी देखा जाए तो। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हम वीक हैं। हम चाहे अपने घर पे भी देखें तो हम इतने बड़े बड़े एजेंडा सेट कर लेते हैं, सिखा भी देते हैं, अमली तौर पर नहीं करते। अमली तौर पर जब कोई चीज़ आती है तो हम नहीं करते। मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो मैं टाइम की बहुत, मतलब मैं ये बाकी चीज़ों में बेशक मैं लैक्स करती हूँ, भी मेरे हस्बैंड भी उसी तरह के अल्लाह पाक ने मुझे अता की है कि हम टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। हमने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली कि इस टाइम पे हमने करना है तो हम उसी टाइम को फॉलो करते हैं। सही। लेकिन उसके बाद हमें आइडिया होता है कि ये आगे आधा घंटा हम स्पेयर कर लेते हैं कि उसमें वेट होगा, बॉस आएगा या मीटिंग प्लानर जो भी है उसका, वो जो जितनी मीटिंग, शादियों के अलावा हमारी मीटिंग्स ऑफिशियल पढ़े लिखे लोग अपना टाइम ऐसे बैठ के वेस्ट कर रहे होते हैं, स्क्रोलिंग। आप देखिए बिल्कुल ऐसे। तो कहने से मुराद ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इसकी मैनेजमेंट तभी आएगी जब कदर को सीखा जाए। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम किस तरह से जो है वो कंसर्न हो सकते हैं, अपने बच्चों को तरबियत दे सकते हैं, इसके लिए क्या सोल्यूशंस और क्या सजेशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों के पास, उन्हीं से जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करते हैं अपने तमाम मेहमानों से। जी, वक्त की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है, एक मरतबा फिर से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि वक्त की कदर कीमत हम कैसे जान सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाबी के साथ तरक्की की राह पर जाए तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नज़्म व ज़ब्त को अपनाएं, वक्त की कदर करें। और नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी हम अपनाते हैं, एक अच्छी प्लान ज़िंदगी को जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा स्केड्यूल मेंटेन हो, हमारा टाइम टेबल मैनेज हो, हमारी रूटीन बैलेंस हो, तो यकीनन उसके बहुत
बहुत सारे अच्छे नताइज भी हम देखते हैं कि हम उनको इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी में खासा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो कि इंजॉयबल होता है, जिससे हमें प्लेयर मिलता है, और वही खुशी हकीकी खुशी होती है, वही मुतमईन ज़िंदगी होती है कि जिसमें हम सब चीज़ें प्लान करके चलते हैं। हम हर चीज़ को एक ख़ास नज़्म ज़ब्त के तहत प्लान कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। अज़रा साहिबा, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। ये जो नज़्म ज़ब्त को अपनाना, मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना, डिज़ाइन करना, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और हर कोई चाहता भी है, लेकिन कर नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को प्लान वे में चलें, उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे प्लानिंग की जा सकती है, कैसे रूटीन को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है? अगेन मैं फिर ये कहूँगी कि इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो एक पूरी हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। उसमें टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाई ही इसी तरह से गई है कि ये फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम बहुत सारी एंजाइटी से बच जाते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं मचती, हमारी चीज़ें मिक्सअप नहीं होती हैं, हम आराम से सुकून से अपने जो है वो 1 बाय 1 अपने सारे काम जो है वो करते चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहावतें भी मशहूर हैं, वो हम पढ़ने की हद तक करते हैं, लेकिन हम बच्चों को हमें चाहिए कि हम बार बार उन्हें वो जैसे ना पंक्चुअलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वक्त एक ख़जाना है, तो ये वाली ऐसी चीज़ें हम गेम में, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हमें चाहिए कि ये वाली चीज़ें हम उन्हें बार बार बताएं और उन्हें बताएं कि जब आप वक्त पे उठेंगे तो आपके सारे काम वक्त पे होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, मिक्सअप नहीं होंगी चीज़ें, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा रिलैक्स करने का, इंजॉय करने का। अभी ज़्यादा जो आजकल जो एंजाइटी जो इसी वजह से होती है क्योंकि हम रात को देर तक जागते हैं और हम बच्चों को ये हैबिट डेवलप ही उनमें नहीं करते कि अर्ली जो है वो आपने सोना है और अर्ली राइज करना है। तो जब बच्चे देर तक सोते रहेंगे, सुबह देर से उठेंगे, तो वो उनकी जो एक तो नींद की वजह से उनका जहन जो है वो उस वक्त इतना फ्रेश नहीं होता कि वो अपनी चीज़ों को लाइन अप करें। वो जल्दी जल्दी उठते हैं, वो सही से खाना भी नहीं खाते, बैग उठाएंगे चले जाएंगे, आधे सोए हुए होंगे, क्लासरूम में भी बैठे हुए होंगे। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि ये चीज़ें हमें बचपन से ही बच्चों की आदत में, हैबिट्स में डेवलप करनी चाहिए कि बच्चों का एक टाइम रखना चाहिए कि आपने इस टाइम पे सो जाना है, आपने सारी एक्टिविटीज़ अपनी ख़त्म कर देनी, ये आपका टाइम है। जब वो टाइम पे सोंगे तो यकीनन वो टाइम पे ही उठेंगे सुबह। तो जब उनकी हैबिट इस तरह से हम आगे डेवलप कर सकते हैं। हमारी साहब, एक कॉमन प्रैक्टिस के हवाले से जिक्र करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं मेरे वक्त के पाबंदी को अपनाने के हवाले से दूसरों का क्या होगा। दूसरे तो अपने जो है वो लेट आदत को ही अपनाए हुए हैं, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि शायद मुझे करने को कोई काम नहीं है, इसलिए मैं वक्त पे पहुंच गया, इसलिए जल्दी पहुंच गया। ये जो पीयर प्रेशर है, ये जो कंपेटिटर्स हमारे जो हैं वो एक ख़ास आदत को लेकर चल रहे होते हैं और फिर वो करने भी नहीं देते अगर हम कुछ सही करें। बहुत सारी चीज़ें अगर हम करना चाहें भी तो नहीं कर पाते, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये जो वक्त की पाबंदी नहीं करता उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये चीज़ तो अंडरस्टैंडेबल है कि जो भी एक हैबिचुअल या अदरवाइज भी लेट आ रहा होता है तो जो उससे पहले पहुंचा हुआ होता है वो इस चीज़ को बुरा महसूस करता है और वो एहसास भी दिला देता है कि यार देखो, हमको इतने फारिग नहीं थे कि हम आधा घंटा पहले आ चुके हुए, आपने जो टाइम दिया था उस टाइम पे आना चाहिए था। तो ये, और जो वक्त की पाबंदी करता है उसको एक रोल मॉडल के तौर पे उसको आइडियलाइज भी किया जा रहा होता है कि फ़लाँ को देखो कितना वक्त का पाबंद है, कि इसके मुताबिक इसको देख के हम अपनी घड़ियाँ सेट कर लेते हैं कि ये ठीक आया होगा, शायद मेरी घड़ी जो है वो पीछे है, जैसे काज़म के बारे में भी कहा जाता था। तो उस हवाले से ये है कि ये कोई पाबंदी ना करने वाले को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता और वो पीयर प्रेशर जो है वो उसको एक तरह से मजबूर करता है कि वो पाबंदी करे। ठीक है, मेरी ज़ाती राय में अगर हम लोग एक आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन इनकलकेट करें किसी भी बच्चे में या किसी यूथ में भी, कि हम उसको ये सिखा दें कि देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव। जब हम ये चीज़ उसके अंदर सिखा देंगे ना कि बेटा आप एक टू डू लिस्ट बना लें, चीज़ों की अगले दिन की एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद देखें कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको लाजमी करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप डेफर कर सकते हैं। तो ये आर्ट जब उसके अंदर डेवलप हो जाएगा तो कह लीजिए कि उसकी टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि मैं वक्त को बेहतर से बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उसको आप टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे तो वक्त की पाबंदी
ऑटोमेटिकली जो है वो फॉलो होना शुरू अब हो जाएगा। सिखाएंगे कैसे? हम तो कह देते हैं कि बस टाइम मैनेज करना सीखो और टाइम को जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो, लेकिन हम कोई पैटर्न नहीं देते, कोई डायरेक्शन नहीं देते उसे। ये फैक्ट है जी, ये फैक्ट है कि पेरेंट्स भी जो है वो कह देते हैं, लेकिन कहने के बाद जैसे पहले बात की कि फॉलो अप नहीं हो रहा होता, तो यकीनन ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। टीचर्स तो चूंकि कर्टसी टू देयर जॉब, उनको एक होमवर्क देना है तो होमवर्क चेक भी करना है, बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स वाली साइड पे यकीनन एक लैप्स रह जाता है, गैप रह जाता है कि वो कहते हैं कि बेटा होमवर्क कर लो, अच्छा होमवर्क कर लिया है, नहीं किया चलो कर लो, वो उस तरीके से फॉलो अप नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको ऑब्वियसली बहुत सारे काम करने होते हैं, पंक्चुअलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से बच्चा भी एक चीज़ सीख लेता है कि यार ये तो सिर्फ कहते रहते हैं। ये घर घर की कहानी है, मैं खुद भी कैथारसिस कर रहा हूँ तो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि मैं भी ये करता हूँ कि बेटा आपने होमवर्क करना है, आप होमवर्क करेंगे तो मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगा। आधे घंटे के बाद आता हूँ तो उसने नहीं किया हुआ होता, कहते हैं बाबा ये समझ नहीं आ रहा। अब ये मुझे पता है कि उसको समझ आ चुका हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने एक तरह से अपनी नजर हटा ली थी उसके ऊपर, या उसने यूज कर रहा है, वो डिलेइंग टेक्निक्स यूज कर रहा है, फिर वो मेरे साथ बैठेगा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि बच्चे आजकल के दे आर वेरी स्मार्ट, वो ये देखते हैं ना कि माँ बाप मोबाइल पे बिजी हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इनकी तवज्जो हम पे उस तरह से नहीं रही, क्योंकि हमने अपनी एक ढूंढ ली ना, एक अपनी मसरूफियत ढूंढ ली। वो जब देखते हैं कि माँ बाप मोबाइल पे बिजी हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है ना, ये बिजी हो गए, सही, तो लेट अस डू व्हाट वी वांट। बिल्कुल, लेकिन इस आदत को भी हमने किसी ना किसी हद तक कंट्रोल करना है और देखना है। वही बात है कि अगर हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनको कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हमने ही उनकी आदत डेवलप करनी है। सोबिया, आदत के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की शायद ये मजबूरी बन जाती है कि वो चाह के भी जल्दी नहीं कर सकते, चाह के भी वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते। ये कौन सा ट्रेट है कि वो कहते भी हैं कि हमने वक्त की पाबंदी को अपनाना है, हमने टाइम मैनेज करना है, लेकिन उनसे हो नहीं पाता? हर इंसान अर्फुल मौला कहा जाता है, इस तरह के हर एक आदत सीख भी नहीं सकता और हर एक ट्रेड उसके अंदर हो भी नहीं सकता। डेफिनेटली यूनिकनेस होती है। ये जो खुद से आशनाई वाला अमल है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को तो फिर भी हम इंड्यूस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब टीनेज से थोड़ा सा अडल्टहुड की तरफ जाते हैं ना, तो फिर सुपरवाइजरी जो भी अमल है वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे चलता है पर्सन। तो ये खुद के साथ कनेक्शन और खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपनी यूथ एज में सीख लें। ठीक, लेटर ऑन तो आप ऐसे ऐसे मामलात में पड़े होते हैं कि नहीं समझ आती। बिल्कुल। तो जब वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसके अंदर फैक्टर्स क्या हैं। ठीक, बाज़ लोग होते हैं थोड़ी सी उनकी पेस लो होती है, अंडरस्टैंडिंग लो होती है, आईक्यूज भी होते हैं, लेकिन आईक्यू से ज़्यादा यहाँ पे जितना आप किरदार अदा होता है ना, जिसमें जल्दबाजी भी आ जाती है, रद्द अमल भी आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है, जो हमारे सारे टॉपिक को कवर करते हैं, वो टोटली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि आप उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे आपने उसको जज किया, उसको कैसे, मतलब ये सिंपली कनेक्ट करने के लिए मैं बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बायोलॉजी को देखें, ह्यूमन साइकी जो टोटली है, वो आपके टोटल सूरज की रोशनी के साथ कनेक्टेड है। ठीक, आप जितने भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग की बीमारियों की सूरत में हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की सूरत में, हम नेचर को फॉलो नहीं कर रहे, चाहे वो नींद के औकात हों, ठीक, दिन पूरा काम करने के सारे मामलात हों, तो वो जब औकात हमारा बायो सर्कैडियन रिदम जिसको कहा जाता है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उस चीज़ के वो दूसरी ट्यून्ड की तरफ चला जाता है, आर्टिफिशियल कर रहा होता है। सिर्फ लाइट के ही एक एलिमेंट को देखा जाए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करूँगी कि हमने स्टार्टिंग में जो एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि कैसे हम कंट्रोल करें चीज़ों को, रद्द अमल को, जल्दबाजी के एलिमेंट को। तो जज्बात की सेहत 12 मिनट होती है, किसी भी जज्बात की सेहत 12 मिनट। 12 मिनट अगर स्टार्टिंग में आपने इसको मैनेज कर लिया तो आप किसी भी अगर प्लानिंग के दौरान भी, जैसे जितने भी बीइंग अ पेरेंट्स भी, बीइंग अ टीचर, क्लिनिशियन भी हम कहें, तो हम टाइम को भी मैनेज कर सकेंगे, हम अपने जितने भी चलते फिरते हमारे काम है ना उन चीज़ों को हम प्रॉपर, क्योंकि ये ड्यूरेशन अगर अंडर कंट्रोल है तो डेफिनेटली हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो आप टाइम भी मैनेज कर सकेंगे। वक्त की मैनेजमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट ये ग्रेटिट्यूड जो की फीलिंग है ना, ये जो इसके साथ ही अगर कनेक्ट करें तो कि हम अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करके उन पे नज़र भी रखें। यहाँ पे ये होता है कि हम वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो तब जाके इंतशार भी पैदा होता है, साइकोलॉजिकल जिसे हम दबाव बार बार कह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा।
तो ह्यूमन बीइंग की सारी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ अचीव कर सकें, लेकिन अचीव हम उस लेवल पे कर सकते हैं कि खुद से आशना हो जाए, अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें और सब्र और शुक्र का वो जो पैमाना है ना वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बिल्कुल। और ये जो 12 मिनट वाली आपने ड्यूरेशन हमें बताई है, अगर इन 12 मिनट को ही हम जो है वो अच्छे से चैनलाइज कर लें प्रॉपर्ली, कि आप अगर गुस्से की हालत में तो पानी पी लें, उठें तो खड़े हों, थोड़ा चल लें, उस टाइम स्पेंड के लिए खुदा ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते हमें सिखाती हैं उसवा हंसना और ये सारी चीज़ें हमारे अखलाकियात, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो बेहतर तरीके से हम परफॉर्म भी कर सकेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं। खूबसूरत बात, खूबसूरत पैगाम आपकी जानिब से। आज़ा साहिबा, आप आज की तमाम डिस्कशन को समेटते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं इसमें ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमें रोल मॉडल खुद अपने बच्चों का बनना है, हमें प्रैक्टिकल वो चीज़ें करके उन्हें दिखानी है, तब उनमें वो हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को कहते हैं जल्दी सो जाएं तो हमें खुद भी जल्दी सोना है, और अगर हम कहते हैं कि जल्दी उठना है तो हमें खुद पहले जल्दी उठना है, तो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में वो एक हैबिट डेवलप हो जाती है और वो फिर आगे जाके एक अच्छे शहरी जो है वो साबित हो सकते हैं और वक्त के पाबंद हो सकते हैं। खूबसूरत बात, खूबसूरत पैगाम। हुमायूं साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने बिनाई की कदर करनी है तो ज़रा किसी नाबीना से पूछें। अगर वक्त की कदर करना चाहते हैं तो सिर्फ उस एक सेकंड को वापस लौटा के दिखा दें जो भी गुजर गया है। बिल्कुल। तो हम देखें, हम ये समझते हैं कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक्चुअली वक्त हमें ज़ाया कर रहा होता है। ये इट्स अ वेरी क्रूअल व्हील, ये आगे से आगे जाई जा रहा है, इसने रुकना नहीं है, टिक 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 चलती रहती है, किसी को नहीं देखता। तो अब अगर आप वक्त ज़ाया करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं यूज़ कर रहे होते किसी भी किस्म का, चाहे मतलब लाइक तालीम है, चाहे वो आपकी जॉब है, तो वो वक्त वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत पैगाम। इसकी अगर कदर करना चाहते हैं तो हम ये देखें कि गया वक्त कभी किसी के हाथ नहीं आया, वक्त तो गुजरता रहता है, सिर्फ हमने उसको रोकना होता है, हमने उसको यूटिलाइज करना होता है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने भी सोल्यूशन और सजेशंस यहाँ डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।